अभी अपना चैप्टर का नाम है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। पहले इस चैप्टर का इज्जत समझ लेते हैं। मैक्सिमम 5 मार्क। कितना मार्क्स? मैक्सिमम। अगर उसके ऊपर कभी आ गया तो बोलो आईसीआई मेहरबान है आपके ऊपर, मेरे लिए तो ये चैप्टर का वेटेज कितना है? 5। आज का क्लास, कल का क्लास, चैप्टर खत्म, सारा सम्स करके। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? कोई कुछ बोलता है ध्यान से सुनने का। ये चैप्टर वो चैप्टर है जिसमें आपको कोई बैकग्राउंड नहीं है, मतलब आई गेट अ प्लेन क्लियर ग्राउंड कि आपको कुछ नहीं आता है, हमको आता है, और अभी अपन पढ़ाते हैं आपको फ्रेश, एकदम क्लियर है यहाँ तक। अभी जब ये चैप्टर पढ़ेंगे, अभी अपने को चैप्टर का पूरा कंसेप्ट समझना है आराम से। और कितना सम्स एक बार देखते हैं सम्स वाइज। तो अपना इलस्ट्रेशन 1 से लेके 19 इलस्ट्रेशन है, तो इट कवर्स एवरीथिंग। मतलब आपको चैप्टर में ये 19 सम्स ही करने का है। इसमें सब कुछ कवर है, पास्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, आईसीआई का स्टडी मैट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप मिला दीजिएगा, और बाकी मेरा मिलाया हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अभी जो पहला टेस्ट पेपर है ना, उसको रखने का है, फेंकने का नहीं है। कीप योर टेस्ट पेपर, इट विल हेल्प यू टू रिवाइज द चैप्टर। अब उसमें देखो, अगर आप वो चीज करेगा तो उसमें सारा टाइप का सम्स ऑलमोस्ट सम दिया, एक्सेप्ट वो टाइप्स ऑफ डेफिनेशन का मेथड का नहीं दिया। अभी तो हम और टेस्ट भी लेगा तो उसमें वो सब देते रहेगा। तो कीप योर टेस्ट पेपर which you can use to revise the chapters. I hope this is clear to everyone. ठीक है, अभी सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में चलते हैं। एकदम वादा करते हैं कि ये 5 मार्क अपने को लेके आने का है अगर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। मतलब ऐसा भी अटेम्प्ट हुआ है जब इसका क्वेश्चन आया ही नहीं। अभी आएगा नहीं आएगा तो हमको नहीं पता, पर आपको करना तो पड़ेगा। ऐसे तो फिर ये चैप्टर भी नहीं आता, ये भी कभी नहीं आता, ये भी कभी तुम छोड़ दो और फिर सब आ गया तुम्हारे टाइम में। ऐसा तो नहीं कर सकता। इस चैप्टर के लिए शुरू करने से पहले लिखेंगे हम लोग वेरी 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 इजी। ठीक है, क्लियर है? अभी कोई डाउट, कोई दिक्कत? अभी आपको कॉपी में कुछ नहीं लिखने का, अभी आपको कंसेप्ट समझने का। चैप्टर का मैक्सिमम वेटेज कितने का है? अपना 5। अभी ये चैप्टर आपको आगे 2 चैप्टर्स में काम आने वाला है। दोनों चैप्टर का नाम बता देते हैं। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में एक सम है जिसमें इसका कंसेप्ट चाहिएगा, और अगर हमको इन्वेंट्री में ये सिखाना पड़ गया वहां पे तो फिर वो सम हम नहीं समझा पाएगा। पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू एवरीवन। सेकंड, फाइनल अकाउंट्स, जहां पे अपन बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल, बैलेंस शीट। उसमें एक एडजस्टमेंट इसका होता है। तो जब तुम 11 में फाइनल अकाउंट्स पढ़ते तुम पढ़ता बैड डेट्स का एडजस्टमेंट, गुड्स लॉस बाय फायर, ये सब। अभी इसका भी एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट्स में अपने को आएगा। तो अपन क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स के पहले सारा चैप्टर कर लेते हैं, ताकि जब फाइनल अकाउंट में जाएंगे यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि ठीक है भाई ये सारा एडजस्टमेंट्स अपने को ऑलरेडी आता है, और वहां पे भी रिविजन मिलेगा अपने को। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अभी सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में टोटल 3 तरह के सम्स होते हैं। कितना तरह के सम होते हैं? ठीक। अभी ध्यान से सुनने का, कंसेप्ट बिल्ड करता है, बाद में इसको देखेंगे अपन। अभी क्या होता है ना, मानो मैंने एक बिजनेस शुरू किया। अगर मैंने एक अपना नया बिजनेस शुरू किया तो भी प्रॉब्लम क्या है कि लोग वो प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहे, बिकॉज दे डोंट रियली नो कि हाउ गुड और हाउ बैड द प्रोडक्ट इज। जैसे हम तो अभी का मैंने एक बिजनेस शुरू किया, अभी अपन एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, लेट अस अज्यूम हमने बनाया कोला ड्रिंक। ठीक है, अभी अभी ऑलरेडी देयर इज कोको कोला, फैंटा, स्प्राइट, इतना सारा। तो ये आरसी कोला, बिग कोला, ठीक है, ये स्मॉल कोला, ये सब फेल हो गया है ना। अभी अपन ने भी एक प्रोडक्ट निकाला विद द नेम ऑफ व्हाट, कोला, सेम लाइक कोको कोला टाइप्स। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि कोको कोला का टेस्ट cannot be matched by any of it। आप देखो बचपन में रसना पीता होगा, उस रसना में भी कोला फ्लेवर आया, but that cannot match the taste of a कोको कोला और थम्स अप और पेप्सी। आप ये खुद एग्री करेगा कि आप तुम कुछ भी पी लो, उसका टेस्ट है, बाकी सॉफ्ट ड्रिंक का टेस्ट उसका अलग टेस्ट। पर अभी अपन बाजार में कोला निकाले हैं, एंड कोई भी आदमी जो खुद बिजनेस कर रहा है वो अपना प्रोडक्ट को लेके तो ऑप्टिमिस्टिक होगा ही ना कि भाई ये तो बढ़िया चलेगा, इट विल बी बेटर देन आरसी कोला, बिग कोला, स्मॉल कोला। अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी ये कोला का बॉटल लेके क्या है,
डिप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन पूरा देखा हुआ, वीडियो दिया हुआ है, डीओई बहुत देख लिया, बैठिए। अभी आपका पूरा ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए। ये मेरा नया बिजनेस है, ठीक है ना। अभी बिजनेस में अपन ने क्या बॉटल बनाया, कोला बॉटल, देख रहे हो, बढ़िया, ठीक है। कोई स्टिकर विकर नहीं लगाया अभी अपन ने, अभी सैंपल चल रहा है। अभी क्या है कि अपन तो मैन्युफैक्चरर है, तो अभी अपन घर जा जाके तो नहीं बेचेगा, या खुद कैसे स्टोर तो नहीं खोलेगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अभी हम गए आदित्य के पास, आदित्य बनवारी का दुकान चलाता है, ठीक है। तो उसके दुकान में हम जाके बोला, आदित्य, ये पान बनारस के बाजू में है इसका दुकान, यहाँ पे अपना दयाबाड़ी में पान बनारस है, यहाँ पे है इसका भी दुकान। अभी हम इसको बोला कि तुम ये बॉटल रखो और कस्टमर्स को बेचो ना, और तुम एक दो तारीफ भी कर देना कि आजकल नया प्रोडक्ट आया। तुम देखना कोई रिटेल शॉप में जाएगा ना, कभी कभी रिटेल शॉप वाले लोग आपको सजेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं, उनको कमीशन ज्यादा मिलता है उसमें। मैं उसको बोला, देख तू कोको कोला बेचता है, तेरे को 2 रुपया मिलता हो या 3 रुपया मिलता, इसमें मैं तेरे को 5 रुपया दूंगा। तो मेरा आइडिया क्या है, मैं उसको 5 रुपया दूंगा तो वो भी मोटिवेटेड टू सेल है, मैं आपको पूरा बिजनेस लॉजिक दे रहा हूँ। फिर प्रॉब्लम क्या है, अगर मेरा नया प्रोडक्ट है तो उसको डर पता है क्या, तो मैं आप 5 रुपया दे रहा और मेरा और आपका पुराना रिश्ता नाता है कंसिडर। लेकिन बात यह है कि अभी हम आपसे 100 बोतल खरीद लिया, बाद में बिका नहीं तो तुम इसका दर्द ही तो समझो ना। सही बोल रहे हैं, उसको पता है कोको कोला का 100 बोतल बिक जाएगा, आज नहीं तो कल बिकेगा, नहीं तो 2 महीना बाद बिक जाएगा। और ये कोला, नो वन नोस, इट इज नॉट अ कोको कोला। हाँ या ना, अभी लोग खरीदेगा नहीं खरीदेगा नहीं पता। तुम सोचो, एक ड्रिंक है जो मेरे को बहुत पसंद है, बस मोगो बोल के, उसमें वो मस्त पल्प भी आता है, ठीक है। तो वो जब पहली बार लोग खरीदा तो दैट वाज 60 रुपीज। पीपल विल बी हाईली डाउटफुल कि 60 रुपया का ड्रिंक अभी खरीदने का या नहीं खरीदने का। एग्री? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अभी हम जब इसको ही बेच रहे हैं, इसको डर है कि लोग को पसंद आएगा या नहीं आएगा, और ये खरीदेगा या फिर नहीं खरीदेगा। तुम इसको देखो, कोको कोला वाला लोग क्या करते हैं, तुमको बॉटल देते हैं, फिर तेरा हेडेक, तेरे को बेचना ही पड़ता है, यू डोंट हैव अ चॉइस। अगर नहीं बिका तो तेरा लॉस। पर मैं तेरे को मस्त ऑफर देता, मैं तेरे को 100 बोतल देके जाता, ठीक है, मैं तेरे को 2 महीना देता। कितना महीना देता? 2 महीना। तुम 2 महीना में कुछ नहीं बोला तो हम मानेगा सेल हो गया, ठीक है। तुम 2 महीना में हमको रिटर्न भी कर सकते हैं, और रिटर्न करते तुम क्या मानेगा, सेल नहीं हुआ। यही तो होगा ना भाई, सोई समझ आया अभी क्या बोला। तो मैंने इसके यहाँ पे कितना बॉटल भिजवा दिया और कितना मंथ का टाइम दिया। अगर 2 महीना में इसने कॉल नहीं किया ना, तो मैं ज्यूम करूंगा बिक गया है, और अब ये 2 महीना के अंदर हमको रुपया देगा। तो 2 महीना इज द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड जिसमें इसको रेस्पॉन्ड करना ही पड़ता है। अगर इसने रिस्पॉन्स नहीं किया तो मैं इसको पता क्या मानूंगा अभी से। तो एक्चुअली पता, मैंने इसको गुड्स भेजा, और मैंने इसको जो गुड्स बेचा, मैंने जो गुड्स इसको बेचा, वो मैंने बोला इट इज ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। अगर तुम 2 महीना में कुछ नहीं बोलते तो मैं मानूंगा तूने अप्रूव कर दिया और 100 बॉटल बिक गया, मेरे तरफ से सेल है। तुम्हारा बिका नहीं बिका तुम देखो। और अगर तुम वापस कर दिया तो फिर हम उसको सेल। तो आज मैं इसको बोलूंगा, ये ले आदित्य 100 बॉटल बेच दिया, रुपया 2 महीना बाद हिसाब करेगा, तुम अभी रुपये का स्ट्रेस मत लो। आदित्य को हम जानते हैं, और लंबा बिजनेस करने का तो उधारी में चलेगा ही। एवरी बिजनेस टेक्स अ क्रेडिट पीरियड। तो कितना क्रेडिट महीना का? 2 महीना। 2 महीना बाद हिसाब किताब करने का है। नहीं समझा अभी भी? तो कितना बॉटल भेजे क्या यहाँ पे अपन ने? जय माता दी। ठीक है, अभी जो 100 बॉटल अपन ने भेजा है, 2 महीना का टाइम दिया। जिस दिन मैंने भेजा, मैं पता है इस दिन क्या मानूंगा इसको, सही। और पता है मैंने क्यों किया? इन अ बिजनेस सेंस, people don't know my product till now. So when you're trying to launch a new product and you want to establish in a market, you use this practice. I hope it makes sense to everyone. So the name of the chapter is sale of goods on approval or return. मैंने इसको goods बेचा, मैं ऐसा मान रहा हूँ, और ये goods बिका या नहीं बिका पता है कब पता चलेगा? 2 महीना बाद। अगर ये कुछ नहीं बोला तो मानूंगा goods have been approved and it is a sale. समझ आया? पर अगर 2 महीना बाद ये गुड्स नहीं बिका, इसने मेरे को वापस कर दिया, तो ये सेल माना। पर प्रॉब्लम क्या है, मैंने तो आज से 2 महीना पहले इसको ऑलरेडी क्या लिख दिया था, सेल। समझा नहीं हम क्या बोलना था? हम इस चीज को 2 महीना पहले क्या लिख दिया था। अब आज या तो ये 2 महीना में वापस आ गया तो हमको इस सेल को उल्टा करना पड़ेगा,
क्योंकि सेल हुआ नहीं है। पर अगर इसने कुछ नहीं बोला तो मेरे को भी कुछ नहीं करना, क्योंकि मैंने तो 2 महीना पहले ही क्या मान लिया था। तो तुमको समझ आ रहा है हम क्या बोलना चाहते थे, ध्यान से सुनने की कोशिश करो। आदित्य तुम आई जाओ, आ जाओ इधर खड़ा होने का। बढ़िया लग रहा है, तुमको मिलेगा कोई ना कोई, ठीक है। हमारा जिंदगी का यही तो गम है ना, ये नहीं आज अभी ऑनलाइन में नहीं बन रहा है, वहां बैठती अभी यही शुरू हो जाएगा देखने का। अभी तुम सुनने का, ये हम लोग का पनवाड़ी, ठीक है। लग नहीं रहा है, अब लगने का तो क्या है आजकल, ठीक है। अभी हम कोला मैन्युफैक्चरर, लग तो नहीं रहा बोलो, ठीक है। अभी कोला मैन्युफैक्चरर है अपन ने इसको कितना बॉटल दिया, अब भाई सब काम हम ही करेगा। इसको मैंने जिस दिन ये 100 बॉटल दिया, आज का डेट बता दो मैं गाइस एक बार, 11/7, हाँ या ना। इस दिन पता मैं क्या एंट्री लिखूंगा, आदित्य टू सेल्स। हर बॉटल 20 रुपया का है, तो 20 × 100 इज, अरे ठीक है हो गया। आदित्य टू सेल मैंने एंट्री पता कब लिखा, 11/7, और मैंने इसको कितना टाइम का, महीना का टाइम, 2 महीना। तो 11/7 से 2 महीना जोड़ लीजिए, 11/7 जोड़ लिया, 11/9। अब इस 2 महीना में मैं रोज पता भगवान से क्या ब्रेक करूंगा, इसका बिक जाए ताकि कुछ मेरे पास वापस नहीं आए। अभी 11/9 तक आदित्य ने 10 बॉटल वापस कर दिया। कितना बॉटल वापस कर दिया, 10। मैंने 11/7 को कितने बॉटल को सेल मान लिया था, 100। मैंने 100 बॉटल को सेल मान के सेल का एंट्री लिख दिया था। आदित्य इज द डेटर, मेरे लिए डेटर है। पर आप बताओ, इसने जब 11 अगस्त को 10 बॉटल रिटर्न किया, तो क्या मेरे को ये पूरा 100 बॉटल सेल मानना चाहिए था क्या? पर तो पूरा 100 मान के रखा हुआ हूं, तो अभी मेरे को रिटर्न का एंट्री मारने का है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसी एंट्री को उल्टा कर देता हूं। अभी अब सेल रिटर्न टू आदित्य लिखो या सेल टू आदित्य लिखो, बात एक बराबर ही है। तो मैंने लिखा 200 रुपए। अब आदित्य मेरे बीच में मतलब कितना बॉटल का हिसाब चल रहा है, 90, क्योंकि 10 वापस आ। अभी चलते हैं 11 सितंबर को, इसका कॉल नहीं आया, तो मतलब कुछ नहीं हुआ है। 90 बॉटल्स क्या हो गया है, अप्रूव, और 10 बॉटल्स क्या हुआ था, इस अप्रूव का देयर विल बी, द रीजन इज मैंने इसका ऑलरेडी एंट्री कर दिया। तो 11 सितंबर को दिस 90 बॉटल हैज बीन assumed to be what, sold, जिसका एंट्री हैज ऑलरेडी बीन पास्ड ऑन 11 जुलाई। डू यू अंडरस्टैंड दिस? विदाउट कोई दिक्कत, ये समझ आया 100%? बाय। अभी आप पहले बोलने का कि ये क्लियर है या नहीं, आंसर नहीं करते हो तो कैसे होगा पूरा बैच? कैश टू आदित्य नहीं होगा क्या? कैश टू आदित्य तब होगा जब रुपया मिलेगा। अभी तो अभी अपन रुपया मिलने का बात ही नहीं कर रहे। अभी अपने को आदित्य से रुपया कितना मिलना, 1800। अगर आदित्य पे करेगा तब एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू आदित्य। अभी क्यों एंट्री करने का, क्लियर है? तो अभी आदित्य मेरा क्या है, डेटर, ठीक है ना। तो मैंने गुड्स भेजा कितना था गाइस, अगर आप लोग हमको बता सकते हैं? 100 में से रिटर्न कितना आया, और 90 क्या हो गया, अप्रूव। जिस दिन मैंने भेजा उस दिन पूरा 100 बॉटल का सेल का एंट्री माना, फिर जिस दिन रिटर्न हुआ उस दिन एंट्री किया, पर जिस दिन अप्रूव किया उस दिन एंट्री करने का जरूरत, क्योंकि उस दिन ऑलरेडी क्या हो चुका है, सेल। मतलब इस मेथड में पता है मैं क्या पास करता हूँ, जर्नल। अभी मेथड पता है बढ़िया कब है, जब ये ट्रांजैक्शन कभी कभी होता है। क्योंकि तुम समझो, अगर मैं ये सेम ट्रांजैक्शन आदित्य के साथ हर तीसरे दिन कर रहा हूँ, और खाली आदित्य नहीं 50 और लोग के साथ, मेरा माथा खराब हो जाएगा। अगर हम एक एक करके जर्नल रखेगा तो सोच के देखो हम क्या बोल रहे हैं। इट इज डिफिकल्ट टू रीड थ्रू द जर्नल, इतना अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे सबके अंदर है। अभी तुम समझो 11 अगस्त को, 11 जुलाई को इसको भेजा, फिर हम 15 जुलाई को भेज रहे हैं इसको, 17 जुलाई को भेज रहे हैं, खाली आदित्य नहीं, ऐसा 50 लोग, तो हम तो एंट्री ढूंढते रह जाएगा किधर किसको कब भेजा क्या नहीं भेजा। ये मेथड जर्नल का बहुत बढ़िया लगता है व्हेन इट इज डन कैजुअली। क्या वर्ड बोला मैंने,
कैजुअली का मतलब है कभी कभी। कैजुअली में मतलब क्या होता है? On the date when you're sending the goods, you consider it as a sale. When it is returned, you pass the entry for return, and when it is approved, no entry needs to be passed. अब ये मेरा जिंदगी बहुत बढ़िया लग रहा था इस सम के अंदर, क्योंकि ना इस दिन इस पूरा सम में एक डेट नहीं आया, एंड ऑफ द ईयर। अगर एंड ऑफ द ईयर बीच में आ जाता ना, मेरा लग जाता, क्योंकि मैंने 11 जुलाई को इसको सेल तो लिख लिया, पर एक्चुअली सेल हुआ ही नहीं है। सेल पता है कब होगा? 11 सितंबर को। पर क्योंकि मैंने गुड्स भेजा तो मैंने क्या चीज का एंट्री लिख दिया? सेल अंडर दिस मेथड। मैं इस मेथड को पढ़ा रहा हूँ ना भाई, मेथड का नाम क्या है? कैजुअली। जब गुड्स को कैजुअली भेजते हो तो जिस दिन आप भेजते हो उस दिन आप क्या मान लेते हो? सेल। अभी प्रॉब्लम क्या है? उस दिन सेल हुआ नहीं। एक्चुअली सेल पता है कब होगा? 11 सितंबर। अभी बीच में ईयर एंडिंग नहीं है तो बढ़िया लग रहा था, पर अभी बीच में ईयर एंडिंग है तो लेनी हो जाता, क्योंकि तुम उसको सेल मान के रखा, जबकि तुम्हारा सेल, हाँ, अगर अप्रूवल आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो सेल, रिटर्न आ गया तो भी सेल नहीं है, तो रिटर्न का एंट्री पास होगा। पर कुछ भी नहीं आया तो मान लो, ऐसी मान लो, ऐसी मान लो 31 अगस्त इज योर ईयर एंडिंग। अरे मानो 31 अगस्त इज योर। अब इस दिन हम भारी दुविधा में फंस गए। 100 भेजा था, कितना रिटर्न आ गया? 10, जिसका रिटर्न हो चुका, ठीक है ना मेल? ठीक है, इससे बड़ा यौन नहीं हो सकता था। 100 मैंने भेजा, मैंने 100 का क्या लिख दिया? अरे सेल का एंट्री बोलेगा मैं साथ साथ, मैंने 100 का क्या लिख दिया? 10 का रिटर्न आ गया, एकदम सही है। अभी कितना बच गया? अभी मैं 90 में दुविधा में फंस गया हूँ 31 अगस्त। मैं अभी आदित्य को कॉल करता हूँ, ए आदित्य पनवाड़ी जी, अभी जो 90 बोतल है इसका क्या करने के? आदित्य बोला आपने मेरे को पता टाइम कब का दिया? 11 सितंबर। हम उस दिन बताएगा ना, है ना? अभी हम तो फंस गया 31 अगस्त को, ये तुमको बोलेगा नहीं ना। और इसको क्या मतलब है मेरा ईयर एंडिंग से? इसको अपना जिंदगी से मतलब है। सांस सांस लेते रहिएगा, कंफर्टेबल लेवल है आपके लिए। बॉटल 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 नहीं यार, अब ईयर एंड में अभी तो डिसाइड नहीं हो पाया ना भाई क्या करने का है। बॉटल भी गया आदित्य के पास। अभी ईयर एंड में ये 90 बॉटल्स मैं सेल मान के रखा हूँ ऑन 11 जुलाई। हाँ, कब? अभी जिंदगी में दिक्कत है, 31 अगस्त को ये 90 बॉटल एक्चुअली सेल। अभी ट्विस्ट देता है स्टोरी। फोन करते हैं, आदित्य पनवाड़ी जी 90 बॉटल आपके पास अभी जो पड़े हैं उसका क्या करने का है? वो बोला 50 अप्रूव्ड। 50 ये फोन साइड में रखते हैं, ए अकाउंटेंट 50 अप्रूव हो गया है। तो अभी अकाउंटेंट बोलेगा अभी क्या करने का? एंट्री ऑलरेडी हुआ है, मतलब 10 रिटर्न 50 अप्रूव, और इस 50 का एंट्री डन। तो कितना का हिसाब मैच हो गया? 60। अभी बचा हुआ 40 का। बोला बताते हैं ना 11 सितंबर को, अभी रखो फोन, टाइम वेस्ट नहीं करने का। ओके, 50 और 10 का हिसाब हो गया। 50 का एंट्री ऑलरेडी हो चुका था 11 जुलाई को। 10 का रिटर्न का भी मैंने एंट्री कर दिया जिस दिन माल वापस आया। अभी 31 अगस्त को कितना पेंडिंग बचा? और हर बॉटल का दाम कितना रुपया था? 20। तो 40 × 20 800 रुपया। 31 अगस्त के पहले मैं 40 बॉटल को पता है क्या मान के रखा हूँ? सेल। मैं इसको क्या मान के रखा हूँ? सेल। और मैं जिंदगी में यही दिक्कत है, मैं मान के तो इसको सेल रखा हूँ जबकि सेल हुआ नहीं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो पता मैं क्या एंट्री लिखूंगा? सेल टू आदित्य, पता है कितना रुपया? 800। मतलब मैंने ईयर एंड में इस सेल को क्या कर दिया गाइस? अगर आप बता सकते हो तो रिवर्स, एज इफ की सेल कितना बॉटल का। और ये लॉजिकल भी है क्योंकि अभी तक ये सेल हुआ नहीं। पासपोर्ट बना है नहीं? हाँ, अपना भी भेज देगा, तुम करवा ही देना। ये 40 बॉटल का हिसाब कर रहे थे अपन, बीच में आ गया डिस्टर्बेंस। अभी फोकस एक बार रिवाइंड करते स्टोरी को क्विकली। कितना बॉटल भेजा था जल्दी से बताना? 100 में से कितना रिटर्न आ गया? 10। उसका एंट्री हो गया। 50 अप्रूव हो गया, उसका कुछ भी करने का जरूरत। अभी कंफ्यूजन कितने बॉटल पे? एट द ईयर एंड
इस 40 को मैं सेल मान के रखा हूं 11 जुलाई को, पर क्या ये सेल हुआ है क्या? क्योंकि अभी तक ना ही अप्रूवल हुआ ना ही रिटर्न हुआ, तो इसको सेल, तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया एज इफ की सेल। यहां तक का स्टोरी क्लियर? कैजुअली मेथड खत्म होने वाला है, तो कैजुअल मेथड का स्टेप चला है। On the date when you are sending the goods, on the date when you are sending the goods, you will assume it to be done. On the date when you are sending the goods, अरे बोलो, you will assume it to be sale. Clear point? Second point, ठीक है, जिस दिन रिटर्न आएगा उस दिन क्या जिसकी एंट्री पास करेगा? रिटर्न। अप्रूव करने पे ये नॉर्मल जिंदगी होगी, बीच में एक दिक्कत हो सकती है, ईयर एंडिंग में जो ना ही रिटर्न हुआ है, जो ना ही अप्रूव हुआ है, उसको आप क्या मान के रखा था? सेल। पर आप उसको सेल नहीं मान सकता है, क्योंकि सेल होगा जिस दिन वो अप्रूव करेगा या 2 महीना जिस दिन खत्म हो जाएगा, विच एवर हैपेंस अर्लियर। अगर वो 11 सितंबर तक कुछ नहीं बोला सेल, पर उसके पहले जिंदगी में एक डेट आ गया है 31 अगस्त विच इज द एंड ऑफ द ईयर, इस दिन कितना बॉटल का हिसाब बचा हुआ है, तो इस 40 बॉटल का मैंने रिवर्स कर दिया सेल का एज इफ की ये सेल। अभी जिंदगी का दूसरा दिक्कत, ये सेल तो नहीं हुआ, 31 अगस्त को मैंने इन्वेंटरी गिना, ये इन्वेंटरी मैंने अपने गोडाउन में गिना, जब मैंने गोडाउन में गिना ना, तो 40 बॉटल का गैप था बिटवीन द अकाउंटिंग बुक्स एंड फिजिकल काउंटिंग, क्योंकि इस एंट्री को रिवर्स करने से आपका स्टॉक 40 से ज्यादा दिख रहा है एज पर द अकाउंटिंग बुक्स, पर फिजिकली तो 40 बुक नहीं है ना भाई, क्योंकि वो 40 फिजिकली किसके पास पड़ा हुआ है? आदित्य है, तो आदित्य के पास, पर क्योंकि अभी तक ये सेल हुआ नहीं है, तो ये है मेरा स्टॉक जो पड़ा हुआ आदित्य के गोडाउन में। अभी भी नहीं समझा? लेट्स पिक अप द स्टोरी वेरी क्विक। 100 बॉटल जिस दिन भेजा उस दिन सेल कर दीजिए, एंट्री आदित्य टू सेल, रिटर्न आ गया तो रिवर्स कर दीजिए, सेल टू आदित्य 10 बॉटल रिटर्न, 50 अप्रूव, नो एंट्री, कितना बॉटल ईयर एंड में बच गया? 40। क्या इसको मैं सेल मानूंगा क्या? तो 40 को रिवर्स किया, और ये जो 40 बॉटल आदित्य के पास पड़ा हुआ है, ये है किसका गुड्स? तो हम इस दिन एक और एंट्री लिखेगा, इन्वेंट्री टू ट्रेडिंग, इन्वेंट्री टू 800 रुपए। एक्चुअली 800 गलत है, बाद में बात करेंगे हम इसके बारे में, पर अभी के लिए ठीक रखिए एक बार, अभी खाली बेसिक कंसेप्ट। 31 अगस्त समझ आया नहीं आया? I'm not sure आप स्टोरी को पिक कर पा रहे नहीं कर पा रहे। It's a very easy story. When you will send the good, उस दिन आप उसको क्या मानोगे? जब तक आप बोलोगे नहीं आपको लर्न नहीं होगा। जब आप जिस दिन गुड्स भेजोगे उस दिन क्या मानने का? सब बोलेगा when you will send the goods, गुड्स रिटर्न आएगा, रिटर्न का एंट्री, वो सेल को उल्टा कर दो, या सेल रिटर्न का एंट्री कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन अप्रूव किया उस दिन कोई भी एंट्री करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका सेल का एंट्री ऑलरेडी हो चुका है। अभी रिटर्न मतलब ऑन द ईयर एंडिंग कुछ बॉटल ना ही अप्रूव हुए, ना ही रिटर्न हुआ, ना ही अप्रूव हुआ, पर तुम उसको ऑलरेडी क्या लिखा हुआ था? सेल, तो उसको उल्टा करने का। और ये जो कुछ इसके गोडाउन में पड़ा हुआ है ये आपका इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री का एंट्री करने का मतलब ईयर एंड में 2 एंट्री आएगा, एक रिवर्सल ऑफ सेल और एक इन्वेंट्री। अब चलते हैं लास्ट दिन जिंदगी का, 11 सितंबर। अब आप बताओ 11 सितंबर तक 2 ही चीज होगा, या तो 40 बॉटल बिक जाएगा, अप्रूव हो, अब हम लोग बिकने का बात नहीं करते, जब 40 बॉटल अप्रूव हो जाएगा, या 40 बॉटल रिटर्न हो जाएगा, या कुछ बॉटल अप्रूव कुछ बॉटल रिटर्न। तो हम लोग कुछ वाला केस करते ताकि सब क्लियर हो जाए। 10 बॉटल रिटर्न आया, कोई एंट्री नहीं होगा। कोई बोलेगा क्यों? सेल रिवर्स हो गया है एट द एंड ऑफ द ईयर, अब तो सेल हुआ ही नहीं है, तो खाली बॉटल आया गोडाउन में डाल दो, फिजिकली ठीक है। अभी 30 बॉटल अप्रूव, सेल का एंट्री, व्हाट इज सेल का एंट्री? 600। ईयर एंड के पहले जब अप्रूव होता था ना, नो एंट्री, ईयर एंड के बाद जब अप्रूव होता तो अप्रूवल का एंट्री है, रिटर्न का। अभी कोई तोताराम की तरह रट रहा तो समझ ही नहीं रहा कि ईयर एंड में मैंने सेल रिवर्स कर दिया भाई, तो देयर इज नो सेल एंट्री रिकॉर्डेड, पर ईयर एंड के पहले तो सेल एंट्री रिकॉर्डेड है, तो जब अप्रूव होगा तो वापस से सेल लिखने का जरूरत, पर रिटर्न का लिखने का जरूरत है। ईयर एंड के में आपने सेल को रिवर्स कर दिया है, तो ईयर एंड के बाद जो रिटर्न आएगा उसका एंट्री करने का जरूरत नहीं, पर अप्रूवल का एंट्री करना है, क्योंकि आपने सेल का एंट्री को रिवर्स करके रखा है। ये कब होता है? व्हेन द गुड्स आर सेंट कैजुअली, कभी कभी थोड़े थोड़े क्वांटिटी,
जब थोड़ा फ्रीक्वेंट होने लग जाएगा मेरे और आदित्य के बीच, तब इससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि इससे डेटा इंटरप्रिटेशन इज वेरी डिफिकल्ट। और जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी बहुत ज्यादा लोगों से हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज न्यूमरसली। तो पता टोटल कितना केसेस है? 3। कैजुअली, फ्रीक्वेंटली, ज्यादा इंटरवल ज्यादा जल्दी, न्यूमरसली मतलब क्वांटिटी भी ज्यादा, लोग भी ज्यादा, और फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा। कितना तरीका हो गया? 3। कैजुअली, फ्रीक्वेंटली, न्यूमरस, मतलब कितना टाइप का सम सीखने का है? 3। कैजुअली, फ्रीक्वेंटली, न्यूमरस। ठीक है क्या? कोई डाउट का दिक्कत? अभी मेरे को सबसे ज्यादा खराब अप्रोच क्या लगता है, आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं एट दिस लेवल, ठीक है, आप पूरा मेहनत कर रहे हैं, आपने कैजुअली बढ़िया से सीखा, तो आपने फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली बढ़िया से नहीं सीखा। इस चैप्टर से आने का कितना क्वेश्चन है? 1, 5 मार्क का। कैजुअली एग्जाम में नहीं आया, तुम्हारा तो टाइम वेस्ट हो गया। Because you understand every chapter will be having only one question, and you leave a topic of that chapter as it is as good as you have not done the chapter. क्योंकि अपना किस्मत खराब है जो छोड़ के क्या उसी टॉपिक से आने का, ये मान के चलो भाई। तुमको चैप्टर नहीं पढ़ा अलग केस, ये देखो 12 में गए तो तुम एक चैप्टर पढ़ते हो उससे मल्टीपल क्वेश्चन होता है, तो तुम एक टॉपिक छोड़ा उससे एक ही क्वेश्चन, चलो ठीक है बाकी 4 तो कर पाया, तो या तो हर चैप्टर का एक ही क्वेश्चन है। आई होप इट मेक सेंस टू एवरीवन। भाई प्लीज आप इसको एकदम ढंग से देखना कि आपको तीनों आए, ऐसा नहीं कि एक आए। क्लियर है? कैजुअली के ऊपर बहुत सम्स है, फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली के ऊपर कम सम्स है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो मैं कुछ बोलता हूँ वेरी बेसिक ऑफ क्लास 11, हमको चेक करना आपको याद है क्या? जब कोई बिजनेस स्मॉल होता है ना और उसका ट्रांजैक्शंस कम होता है, तो पता है एक बुक बनाता है, बुक का नाम है जर्नल, एंड ऑफ द स्टोरी। पर किसी का बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत ट्रांजैक्शन होता है, तो जर्नल नहीं बनाता है, वो कुछ और बनाता है जर्नल की जगह, सब्सिडियरी बुक्स। जर्नल की जगह क्या बनाता है? सब्सिडियरी बुक्स। सिमिलरली जब आपका यहाँ पे कैजुअली ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आप क्या लिखते हो? जर्नल। पर जब ये ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा तब आप जर्नल नहीं बनाएगा, तब क्या बनाएगा? सब्सिडियरी बुक्स। अब इस चैप्टर में सब्सिडियरी बुक कैसे बनेगा? तुमको 11 का आते नहीं था, तेल लेने गया, यहाँ तुम नया सिखाएगा आपको, क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि इसका सब्सिडियरी बुक कोई नहीं बनाया आज तक। तो आपको क्या हिंट दिया, क्या कनेक्ट किया, समझ आया? तो इससे एक बेसिक पॉइंट भी रिवाइज हुआ कि जब किसी का बिजनेस का साइज स्मॉल होता है और उसका ट्रांजैक्शन बहुत कम होता है, वो क्या बनाता है? पर किसी का बहुत ही बड़ा बिजनेस है, बहुत ट्रांजैक्शन, तो जर्नल नहीं बनाता है। सिमिलरली जब आपका गुड्स ऑन रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस कैजुअली कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है, जर्नल। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन हो रहा है, सब्सिडियरी बुक्स। आराम से रुक गए, अब क्लियर है तो बता दीजिए। 100% क्लैरिटी चाहिए था। कोई डाउट, कोई दिक्कत? एक कदम आगे बढ़ता है। यहाँ तक समझ आया या नहीं आया? श्योर है? 3 मेथड्स है, कैजुअली, फ्रीक्वेंटली, न्यूमरसली। कैजुअली को पहले टारगेट करते हैं। कैजुअली में क्या होता है? जिस दिन कुछ भेजते हो उस दिन क्या चीज का एंट्री लिखते हो, फिर रिटर्न आएगा तो रिटर्न का एंट्री, अप्रूव होगा तो नो एंट्री। ईयर एंडिंग में वो सेल रिवर्स होगा क्योंकि वो सेल हुआ नहीं है, जिस पे अभी तक अप्रूवल या रिटर्न कुछ नहीं हुआ उसको रिवर्स करने का है, और वो इन्वेंट्री का एंट्री करने का, क्योंकि इन्वेंट्री आपका है। इतना समझ आ गया? फिर वो ईयर एंड के बाद अगर अप्रूवल होता है तो सेल का एंट्री लिखो, रिटर्न होता है तो कुछ मत। इसके सिवा इस चैप्टर में कैजुअली के अंदर कुछ नहीं हो सकता। जब आप ये समझ जाएगा तब हाँ बोलिएगा। तो मेरे को एक चीज पूछने का है जस्ट टू सी कि आपका 12 में क्या चल रहा था। हम कुछ लिखते हैं, हमको चाहिएगा इस चैप्टर में, ठीक है? ग्रॉस प्रॉफिट का नाम सुने हो? मैं बोलता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/4 ऑन कॉस्ट। अगर कॉस्ट पे 1/4 है तो सेल पे 1/5 है। इट्स अ वेरी बेसिक शॉर्टकट जो आपको बहुत बार चाहिएगा। कॉस्ट में अगर 1/4 है तो सेल में 1 आगे, 1/5 ऑन सेल, 1/3 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन सेल, 1/3 ऑन सेल, 1/2 ऑन कॉस्ट। ये प्रॉफिट निकालने के लिए चाहिएगा। पता मैं अभी प्रॉफिट क्यों निकालने के लिए चाहिए इस चैप्टर में समझा दिया जाएगा आपको। एक टेस्ट करते हैं जस्ट टू सी कि आप कितना ब्रॉडर होराइजन में सोचते हो। इस सम में हमको ये जीपी क्यों चाहिए? अगर कोई भी स्टूडेंट हमको ये बता सकता है, बोलिए।
इन्वेंट्री वाला। ब्रिलियंट। ये बोलना चाह रहा है कि इन्वेंट्री वाला एंट्री will not be at the sales price, it will be at what cost. Your inventory cannot be at the sale price, it will be at what price, cost. तो हम इसको 800 नहीं लिख सकते। इस 800 में से पता क्या माइनस करेगा, जीपी, उससे हम लोग को क्या मिलेगा, कॉस्ट। आई होप ये तो सबको पता है ना, सेलिंग प्राइस माइनस द जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट। तो इन्वेंट्री कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एट सेलिंग प्राइस, it will be recorded at what cost. Very basic of accountancy. Inventory cannot be at selling price, it has to be at cost, क्योंकि अभी तक आपने प्रॉफिट कमाया ही नहीं है, तो इसको सेलिंग प्राइस पे कैसे लिख सकते हो। तो हम लोग अकाउंटिंग में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का नाम है कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, जो ये बोलता है कि अगर आपको जिंदगी में लग रहा है लॉस होने वाला है ना, तो आप लिखो, पर अगर आपको लग रहा है गेन होने वाला है ना, तो कुछ मत करो। तो आप सोच रहे हैं कि इन्वेंट्री फ्यूचर में 800 में बिकेगा, इसका कॉस्ट है 600, तो तुम 800 पे नहीं लिख सकते, क्योंकि तुम अभी तक 800 रुपया कमाया, कि तुम कमाएगा जिस दिन इन्वेंट्री बिकेगा, आज तो बिका नहीं है, तो आज ये सेलिंग प्राइस पे, आज ये क्या चीज पे होगा, कॉस्ट। देखिएगा आपको क्लियर है या नहीं है, पक्का। तो आपको जो लोग सोच पा रहे हैं, आप समझो कि चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, बट वी नीड टू रिमेंबर दैट वी नीड टू ब्रिंग द इन्वेंटरी एट कॉस्ट, बिकॉज इट इज नॉट वैल्यूड एट selling price, it will be valued at what cost. भी डाउट है तो पूछ लीजिए, पूरा बात एकदम एब्सोल्युटली क्लियर, कॉन्फिडेंट, थोड़ा आगे बढ़ने का विचार कर रहे हैं, क्लियर है तो बताइएगा, पक्का। तो एक काम करते हैं, कॉपी निकालते हैं और कुछ नोट्स लिखते हैं कॉपी के अंदर। तो वापस हम सेल का एंट्री कर दिया ना, इन्वेंट्री को कम वापस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्वेंट्री का कैलकुलेशन होगा एट द एंड ऑफ द ईयर। इन्वेंट्री इज नॉट कैलकुलेटेड मिडल ऑफ द ईयर, इन्वेंट्री इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर। यू डू योर इन्वेंट्री वैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द ईयर। आप जब परचेज सेल और कर रहे हैं ना, तो इन्वेंट्री ऊपर नीचे अपने आप होता है, यू कैलकुलेट द इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर। अपना एक चैप्टर भी है पूरा इन्वेंट्री वैल्यूएशन, वहां पे भी अपन बात करेंगे कि इन्वेंट्री कैसे वैल्यू होता है। तो हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन अलग चीज है, वी डोंट राइट इन्वेंट्री का एंट्री इन आवर जर्नल एंट्री। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। वी कैलकुलेट द इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, उसके लिए उसका एंट्री है इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, लास्ट में बनता है, जब ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनेगा उस दिन आप इन्वेंट्री का करते हो। तो मैं इसका पूरा आपको लॉजिक दूंगा कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है, वो ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता है, उसका वैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। उसका वैल्यूएशन कैसे कैसे हो सकता है, उसके ऊपर पूरा चैप्टर है अपने पास। जर्नल में तो बाहर होता है, उसका पूरा लॉजिक समझाएंगे कि क्यों क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट अपीयर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, वो बेसिक्स वाले में जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 1 लिखना ना गाइस, पॉइंट नंबर 1, चैप्टर का नाम लिख लो ऊपर गाइस, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। The transaction involves sending goods to the customer, on approval or what guys, बोलो बोलो, हमको सुनना है, अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। इस चैप्टर में क्या ट्रांजैक्शन होता है, आप अपना गुड्स भेजते हो कस्टमर्स को, ऑन व्हाट बेसिस गाइस, अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। लिस्ट ऑफ this type of transactions, these type of
this type of transactions give the buyer the option to retain मतलब अपने पास रख लेना, which is like an approval, or return the goods this type of transaction gives the buyer the option to retain or return the goods within a stipulated time period. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या आप लोग? इसको डाउट कोई दिक्कत? तो इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, अपने गुड्स कस्टमर को भेज रहे हो, उसको ऑप्शन दे रहे हो, इधर यू कैन अप्रूव इट और रिटर्न इट, मतलब एज एन ऑप्शन टू कीप द गुड्स और रिटर्न द गुड्स विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। ये टाइप का चीज कौन टाइप का लोग करना चाहेगा? नया टाइप का बिजनेस लोग जो नया नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ऑनलाइन बिजनेसेस। मेक सेंस? तो लिखिएगा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च्ड, कोई भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ऑनलाइन सेल, ऑनलाइन सेल में तो सबसे कॉमन है, बस आप वेबसाइट में प्रोडक्ट देख रहे हैं, आपको उस टाइम तो बढ़िया ही लग रहा है, पर जो प्रोडक्ट आता है वो उसमें रात दिन का डिफरेंस है, तो प्रेफर टू रिटर्न इट। हाँ या ना? तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च्ड, ऑनलाइन सेल एक्सेट्रा uses this kind of method to sell the product. अभी आपको भी पता है थ्योरी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम में आपको थ्योरी तो लिखने नहीं बोलेगा, पर मैंने एक बैकग्राउंड दे दिया इन केस आपको आज से 2 महीना रिवाइज करना हो, तो नीड टू नो कि हमने क्या किया था। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है क्या? पॉइंट नंबर 3, the transaction involves the change in possession of goods. The transaction involves the change in possession of goods. Dash. It does not involve transfer of ownership. I'm not sure कितना लोग ये समझे। जब मैंने आदित्य पनवाड़ी को 100 बॉटल कोला भेजा था, तो 100 बॉटल कोला मेरे गोडाउन से निकल के उसके गोडाउन में चला गया, पोजेशन चेंज हो गया, पर ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड ओनली ऑन 11 September when he will actually approve the product. तब तक मैं ही उस गुड्स का ओनर हूं। The transaction involves a change in possession of goods. It does not involve the transfer of ownership. Does this point make sense to everyone? फिर और कोई दिक्कत? क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? तो एक्चुअली गुड्स पता है सेल कब माना जाएगा? जब वो अप्रूव कर देगा या स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड बीत चुका है। ये 2 टाइम है जब द ओनरशिप इज एक्चुअली ट्रांसफर। वो हम नहीं लिखवाएगा, आई होप ये कॉमन सेंस से समझ आ गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत? पॉइंट नंबर 4, accounting treatment when the business sends goods.
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन द बिजनेस सेंड्स गुड्स। आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताने का है जब बिजनेस क्या भेजते हैं भाई लोग, गुड्स। अकाउंट शुरू हो गया, इसके पहले कोई थ्योरी था जो मैं समझा रहा था इतना देर से आपको, अभी मेन चीज है अपना। अभी इसमें बताए कितना चीज पॉसिबल है, वो बताया था पहले। 3 केसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा जब आप गुड्स कैसे बेचते हैं गाइस, कैजुअली, फ्रीक्वेंटली, न्यूमरसली। कैजुअली, फ्रीक्वेंटली या न्यूमरसली। क्या यहाँ तक ठीक है क्या? इन केस ऑफ कैजुअली ना, द ट्रांजैक्शन is treated as sale. Do you agree or not? जिस दिन मैंने गुड्स कैजुअली भेजा उसी दिन मैं उस ट्रांजैक्शन को क्या ट्रीट कर लेता हूँ गाइस, सेल। नॉट श्योर आप कितना लोग क्लियर है। जब गुड्स कैजुअली भेजा था पूरा समझा चुका है, कैजुअली जिस दिन भेजता है उस दिन उसको क्या मान लेता है, सेल। वापस आ गया तो रिटर्न का एंट्री, अप्रूव हो गया तो नो एंट्री। ईयर एंड पे जो सेल माना था वो सेल हुआ नहीं है तो रिवर्स एंड इन्वेंट्री का एंट्री मारी है। फिर उसके बाद अगर रिटर्न आता है तो नो एंट्री, अप्रूव होता है तो एंट्री। इतना ही स्टोरी है। इट मेक सेंस? इन केस ऑफ कैजुअली द ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड एज सेल। अगर वो एग्जाम में बोल रहे हैं ना व्हेन द गुड्स आर सेंट इट इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी सेल, वो कैजुअली का बात कर रहा है। अभी हम पढ़ेगा तो आपको समझाएगा भी। क्लियर हो जाने से हाँ बोल दीजिएगा। अगर फ्रीक्वेंटली जा रहा है ना मेरा भाई, तो अपन एक सेल्स और रिटर्न डे बुक बनाएगा। डे बुक का मतलब है सब्सिडियरी बुक। सेल्स और रिटर्न डे बुक। सेल्स और रिटर्न डे बुक जो बनेगा ना, इसमें 4 कॉलम्स बनेंगे। कितने कॉलम्स बनेंगे? 4। अब ये 4 गेस करना बहुत इजी है। सबसे पहले तो हम बताए क्या लिखेगा, गुड्स सेंट। मैंने कितना गुड्स भेजा, गुड्स सेंट ऑन, तो सुनो डेट वेट का हम नहीं बोल रहे, कॉलम मेन 4 कॉलम। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। अब एक बार बताना, आदित्य के केस में मैंने कितना बॉटल भेजा था? 100। नो जर्नल एंट्री पास नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक ऐसा बुक बन रहा है सब्सिडियरी बुक विद कॉलम्स, नो एंट्री, नो एंट्री राइट नाउ। सेल्स और रिटर्न डे बुक में पहला कॉलम से गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और पहला कॉलम कितना गुड्स भेजा हम लोगों ने? 100। सेकेंड कॉलम गुड्स रिटर्न, टोटल कितना रिटर्न आया। जिस दिन ये बुक बन रहा है उस दिन तक कितना रिटर्न आया वो लिख दीजिएगा। आदित्य ने पहले 10 बॉटल रिटर्न किया था, हाँ या ना? फिर कितना रिटर्न किया था? 10। टोटल कितना रिटर्न हुआ था? 20। हम एंड 11 सितंबर तक का बोल रहे हैं, नहीं समझा अभी भी? तीसरा इज गुड्स अप्रूव्ड। जिस दिन बन रहा है ये बुक उस दिन तक कितना अप्रूव हुआ है, कितना रिटर्न हुआ है, टोटल भेजा कितना था। लास्ट कॉलम जो बच गया दैट विल बी कॉल्ड एज बैलेंस। ऐसा 4 कॉलम बनाएंगे। 100 बॉटल भेजा, 20 रिटर्न आ गया, 60 अप्रूव हो गया, 20 अभी भी बचा हुआ है। मतलब स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड ओवर अभी तक नहीं हुआ। जिस डेट पे बोलेगा उस दिन का हिसाब किताब कर लो यार, हो गया, नो जर्नल एंट्री। तुमको एक पर्टिकुलर डेट पे खड़ा होके बनाना है। यहाँ पे ईयर एंड तेल लेने के आप, ठीक है? अगर वो ईयर एंड पे बोल रहे तो आपका बैलेंस जितना उस दिन का लिख दो, जिस डेट पे बोलो उस दिन का आपको करने का है, बिकॉज देयर इज नो जर्नल इन्वॉल्वड हियर। So this is going to be very easy once you understand the format क्या है, क्योंकि डेटा को खाली भरने का है अपने को। क्लियर है तो बता दीजिएगा। तो फ्रीक्वेंटली वाले में खाली एक ही चीज बन रहा है, सेल्स और रिटर्न डे बुक, खत्म। आप समझा नहीं? पक्का? न्यूमरसली में ना 2 चीजें बनेगी। पहला सेल्स और रिटर्न डे बुक। मतलब गौतम भैया फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली में एक बुक तो सेम ही बनेगा, यस एकदम सेम बनेगा, हाँ या ना? अब तुमको एग्जाम में फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली को अलग अलग करने का दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों में सेल्स और रिटर्न डे बुक तो बनेगा, तो क्वेश्चन बोलेगा। बट न्यूमरसली में एक और चीज बनेगा, और वो अगर क्वेश्चन बोलेगा एक और चीज बनाने के लिए तो बनाना, नहीं तो मत बनाना।
मतलब फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली एक्चुअली अगर मैं बोलूँ ना, इट्स वन एंड द सेम थिंग ओनली ऑलमोस्ट। दोनों में एक सेल और रिटर्न डे बुक टाइप का बनता है। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली को बोलते हैं सेल्स और रिटर्न जर्नल, और इधर में बोलते हैं सेल्स और रिटर्न डे बुक, और दोनों का फॉर्मेट एक जैसा ही है अल्टीमेटली। तो मैं दोनों को एक ही नाम देके पढ़ाता हूँ, और वो एग्जाम में भी एक ही नाम देके पूछता है, तो क्यों टाइम वेस्ट करने का। तो न्यूमरसली में अपने को एक और चीज बनाने का है, लेजर, सेल्स और रिटर्न लेजर। क्या यहाँ तक क्लियर है कि आपको कैजुअली, फ्रीक्वेंटली, न्यूमरसली, टोटल कितने केसेस हो गए हमारे? 3। अभी रुके हुए हैं आपके लिए, पहले बताओ कि समझ आया नहीं आया, आपसे पूछ रहे हैं वापस। Is this absolute clear to the entire batch? I want to move forward. अभी कितने मेथड्स में सम करने का है अपने को? मैं पहले कैजुअली करवाऊंगा आज के क्लास में। आज का क्लास का अपना एक ही ऑब्जेक्टिव है, कैजुअली खत्म हो जाए। कल की क्लास में फ्रीक्वेंटली, न्यूमरसली करेंगे। विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर। एक क्लास कैजुअली, एक क्लास फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली। आई होप इट मेक्स सेंस टू एवरीवन। को डाउट, कोई दिक्कत? मुझे आपको बोलो पूरा फ्लो समझ आया नहीं आया? क्लास में ध्यान देता, स्नैपचैट बाद में करने का। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट, कोई दिक्कत? आगे बढ़े? ठीक है, अपना कॉपी में हेडिंग डाल लेना। when the business send the goods on casual basis. Point number 5 डाल सकता है, when the business send goods casually. फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली कल सीखेंगे। फ्रीक्वेंटली न्यूमरसली का सम एक ही है, एक ही तरह का सम है, अलग अलग नहीं है। कैजुअली में पूरा ही अलग चल रहा है। जब रेडी हो जाएगा तो बता दीजिएगा। करे शुरू। अभी अपने को एंट्री लिखने का है, तो व्हेन गुड्स आर सेंट, जिस दिन गुड्स भेजेगा उस दिन हम लोग इसको क्या मानेगा, अगर आप लोग बता सकते तो इस दिन हम लोग एंट्री लिखेगा ट्रेड रिसीवेबल। डेटर को हम लोग ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, तो इनको इज्जत दे देते हैं, थोड़ा सा इनका भी बात सुन लेते हैं। डेटर को क्या बोलता है, या फिर कस्टमर का नाम आएगा अगर नाम दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। ट्रेड रिसीवेबल या कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी तो मेरा बात ढंग से सुनने का, ये जो एंट्री होगा ना, इट विल बी एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है जितना रुपया का गुड्स में बेच रहा हूं बिल बना के, इसका कॉस्टिंग अलग होगा। पर मैं कॉस्टिंग आदित्य को क्यों बताऊंगा, मैं क्यों बोलूं कि ये कोक का बॉटल, कोला का बॉटल बनाने में मेरे को कितना रुपया लगा, मैं क्यों बोलूं उसको? अरे बात बताओ, कोई भी आदमी अपना कॉस्टिंग अपना रिटेल आउटलेट को बताएगा क्या? अगर वो बताते तो फिर वो खुद बनाने लग जाएगा यार। अभी समझाया नहीं समझा? तो ये जिस दाम पे हम इसको भेजेगा उस दाम में रिकॉर्ड होगा, विच इज नॉर्मली द सेलिंग प्राइस। प्रॉब्लम क्या है, हम इसको अगर 20 रुपया में देगा तो ये तो आगे 20 में बेचेगा, तो फिर ये कमाएगा क्या? तो हम क्या करेगा, मेरा बनाने का कॉस्ट है 15। आई वांट दिस टू बी क्लियर बिकॉज वी नीड दिस इन फ्यूचर। कॉस्ट का दाम, कॉस्ट कितना है, मैंने भेजा 17 पे आईपी, और ये पता बेचता कितना पे, 20 सेलिंग प्राइस। तो एक्चुअली आईपी एंड सेलिंग प्राइस आर नॉट वन एंड द सेम थिंग। सेलिंग प्राइस वो सेलिंग प्राइस है जो एक्चुअली जो बाजार में बेचेगा, और जो चीज एक मैन्युफैक्चरर और रिटेल स्टोर के बीच में चलता है या होलसेलर रिटेलर के बीच में जो दाम पे चलता है उसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस, और जो मेरा बनाने का कॉस्ट है ना उसको बोलता है कॉस्ट प्राइस। तो हम इसको सामान बेचा आईपी पे, मेरा बनाने का दाम को बोलेगा कॉस्ट, और हम इसको लेते तुम बाजार में बेचेगा ना आईपी पे 2 रुपया जोड़ के बेचना, विच इज योर प्रॉफिट, विच इज द सेलिंग प्राइस। कॉस्ट आईपी सेलिंग प्राइस। कॉस्ट मेरा बनाने का दाम, जिस दाम पे मैन्युफैक्चरर आगे बेचता है, आईपी जो आगे दुकान
कंज्यूमर को मिलता है सेलिंग प्राइस। कभी कभी आईपी और सेलिंग प्राइस सेम हो सकता है और मैं इसको कमीशन अलग से भी दे सकता हूँ, ठीक है। पर एक्चुअली अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा आईपी और सेलिंग प्राइस अलग अलग कंसेप्ट है। ऑब्वियसली होलसेलर का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू आईपी, रिटेलर का आईपी इज बेसिकली इक्वल टू कॉस्ट। फिर वो जो जितना में बेचता है वो उसका सेलिंग प्राइस है। कोई और कॉम्प्लिकेट नहीं करता, सिंपल रखता है। जिस दाम पे गुड्स बनता है उसको बोलता है, जिस दाम पे वो मैन्युफैक्चरर आगे देगा और फिर आगे कस्टमर को मिलेगा। मेरे लिए आईपी इज द सेलिंग प्राइस, उसके लिए आईपी इज द कॉस्ट। अभी वापस बोलने का क्लियर है? आंसर नहीं आया गाइस? पूरा सॉर्टेड? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? थैंक यू। तो मैंने अभी गुड्स जिस दिन भेजा उस दिन मैंने इसको क्या मान लिया है? सेल, एंड इट विल बी रिकॉर्डेड द इनवॉइस प्राइस, जितना में मैं इसको भेजता हूँ, मतलब मेरा बनाने का दाम प्लस द प्रॉफिट। अब अभी भी नहीं समझा? रिप्लाई चाहिए था गाइस। अभी जब मैंने इसको गुड्स भेजा, इसके पास ऑप्शन रिटेन करने का या रिटर्न का, मतलब या तो अप्रूव करने का या तो रिटर्न करना। तो एज्यूम करता है व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड, व्हेन द गुड्स आर रिटर्न। अभी ईयर एंडिंग नहीं आया है, ये ट्रांजैक्शन कब हो रहा है? ईयर एंड के पहले। गुड्स भेजा, सेल मान लिया, रिटर्न आ गया, ईयर एंड बाद में आएगा। तो अभी तुम बताओ ये रिटर्न का एंट्री करने का है या नहीं करने का? तो हम लोग लिखेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल विच इज योर डेटर, और स्लैश दे के क्या लिखेंगे गाइस? सुनाई नहीं दिया? एंड ये भी किस प्राइस पे रिकॉर्ड होगा? इनवॉइस प्राइस। गाइस ये सब एंट्री अभी चल रहा है ईयर एंड के। सुनाई नहीं दिया? क्लियर? कैन आई प्रोसीड गाइस? केस नंबर सी, मैंने गुड्स भेजा उस दिन मैंने सेल माना, कुछ कुछ रिटर्न आ गया, कुछ गुड्स कुछ और भी तो कुछ होगा, बोलो। तो व्हेन गुड्स आर अप्रूव, अगर अप्रूव हो गया मतलब वो क्या हो गया? सेल। इस दिन पता क्या लिखेंगे अपन? सुनाई नहीं दिया? क्यों नो एंट्री? क्योंकि वो ऑलरेडी उसका सेल का एंट्री किया। लेकिन आपको फास्ट तो नहीं लग रहा? क्लियर है आप लोग? अब समझा या नहीं समझा? आप लोग क्लियर है यहां तक? नंबर डी, at the end of the year, at the year end, no communication, मतलब ना ही अप्रूवल बोला है ना ही रिटर्न बोला है, अनस्टिपुलेटेड टाइम इज स्टिल लेफ्ट। अगर स्टिपुलेटेड टाइम खत्म होगा तो सेल मान ही लेगा ना मेरा भाई? कुछ बोला हम? अगर ईयर एंड के पहले स्टिपुलेटेड टाइम खत्म हो गया और वो कुछ नहीं बोला तो सेल ही है। पर अभी मैं बोल रहा हूँ ईयर एंड हो गया, उसने मेरे को फोन भी नहीं किया है, अनस्टिपुलेटेड टाइम इज स्टिल लेफ्ट। आई एम नॉट श्योर आप लोग कितना लोग समझे। तो अभी इस दिन पता है कितना एंट्रीज पास होगा? 2। आप जो सेल मान के रखे थे क्या वो सेल हुआ है क्या? तो उसको रिवर्स करते हैं, एंट्री लिखते हैं सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल स्लैश व्हाट? कस्टमर। ये एंट्री पता है किस प्राइस पे होगा? इनवॉइस प्राइस। आपने जब ऊपर वाला एंट्री इनवॉइस प्राइस पे लिखा है तो रिवर्सल भी किस पे होगा? इनवॉइस प्राइस। ये एंट्री क्यों पास हुआ है? क्योंकि ना ही अप्रूव हुआ है ना ही रिटर्न हुआ है, मैं इसको पहले से सेल मान के रखा था पर ये अभी तक सेल हुआ। रुका हुआ चिल कर रहा है, आप बताओगे तब आगे बढ़ेंगे। उस टाइम क्योंकि रिटर्न आया था, अभी रिटर्न आया नहीं है, मैं सेल को रिवर्स कर रहा हूँ। डिफरेंस हो गया ना दोनों में? एक में रिटर्न आया तो मैंने सेल्स रिटर्न लिखा, इसमें रिवर्सल किया मैंने तो एंट्री को उल्टा किया।
तो उसके लिए मैंने सेल्स अकाउंट लिखा। तुमको नहीं लगता आप लोग अभी भी क्लियर है? तो बोलो ना सब लोग, जिस दिन कुछ भेजता है उस दिन क्या एंट्री लिखेगा स्प्रेड? एंट्री बोलो ना, ट्रेड रिसीवेबल टू सेल। अगर रिटर्न आया तो एंट्री लिखेगा सेल्स रिटर्न टू ट्रेड रिसीवेबल। अप्रूवल हुआ तो नो एंट्री। ईयर एंड पे टाइम पे अभी तक कोई कम्युनिकेशन नहीं आया, स्टिपुलेटेड टाइम बचा हुआ है, आप क्या मान के रखे थे? सेल, जबकि वो सेल अभी तक हुआ तो उसको रिवर्स करता है, सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, और एक एंट्री होगा। तो हम लिखेगा इन्वेंट्री with customers on sale or return basis to trading account. Inventory with customers on sale or return basis to customers account. So inventory with customers sale or return basis to trading account. अब ये जो इन्वेंट्री है ये इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड, अभी तुम सुनो, ध्यान से सुन लीजिएगा। इट विल बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। अगर आपका आईपी कॉस्ट से कम चल रहा है अभी, क्योंकि बाजार में कुछ हलचल हो गया होगा, तब तो आईपी पे रिकॉर्ड होगा। पर अगर आईपी ज्यादा चल रहा है तो आप किस पे रिकॉर्ड करेगा? कॉस्ट पे, बिकॉज ऑफ अ प्रिंसिपल, और उस प्रिंसिपल का नाम क्या है? प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। अभी मेरे को क्या समझाना है इसमें, तुम सुनने का कोशिश करना। सुनो, मेरा कॉस्ट है 10 रुपया। कॉस्ट कितना रुपया? अभी बाजार में बिकता है 15 रुपया, पर अभी तो बिका नहीं है ना, तो हम इसको बताए कितना रुपया पे रिकॉर्ड करेगा? कॉस्ट। ये 5 रुपया का फायदा हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। अकाउंटिंग का प्रूडेंस प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर फायदा हो रहा है तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं। मानो ना मेरा बिजनेस है रिमोट का, इस रिमोट का कॉस्ट है 10 रुपया, बाजार में बिकता है 15 रुपया पे, ये अभी तक बिका नहीं है, तो ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री मैं इसको 10 में लिखूंगा या 15 में लिखूंगा? 10, एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल, क्योंकि 5 रुपया मैंने अभी तक कमाया नहीं है। सेकेंड केस, कॉस्ट है 10 रुपया, पर अभी क्या हो गया, बाजार में नया टाइप का रिमोट आ गया, जिसके कारण इसका मार्केट प्राइस गिर गया आज। अब मैं इसको फ्यूचर में 10 रुपया में नहीं बेच पाऊंगा, होता है बहुत बार 8 रुपया, तो मैं 10 रुपया पे रिकॉर्ड नहीं करूंगा 8, क्योंकि ये लॉस है। लॉस होने का वेट मत करिए, पहले रिकॉर्ड कर दीजिए। उसके लिए इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड ईदर एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। द नेम ऑफ द प्रिंसिपल इज प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। इन्वेंट्री के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, वहां पे वापस से डिटेल में भी बात करेंगे। कभी नहीं होता 8 रुपया पे आप रिकॉर्ड करते हो डायरेक्ट। तो तुमने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला है, तो इन्वेंट्री ऑलरेडी 8 रुपया में डाला है, तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी 2 रुपया से कम आ रहा है, तो ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड है उसके अंदर। वो एंट्री तब करना पड़ता जब तुम 10 पे लिख दिया, अब तुमको उसको 2 रुपया से कम करना है। तुम लिखा ही 8 पे है, तो कम क्यों करना है? तुम लिखता 10 पे, 2 रुपया से कम करने के लिए कम करना पड़ता है। यहां तक क्लियर है तो बोलिएगा, हम रुका हुआ है आपके लिए। यहां तक क्लियर है क्या? पॉइंट नंबर ई, आफ्टर ईयर एंड। आफ्टर ईयर एंड 2 चीज होगा, अगर आप बता सकते हैं तो। अगर रिटर्न होगा ना ईयर एंड के बाद, तो आप पता है क्या लिखेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी सेल को रिवर्स कर दिया था। आप अगर रट रहे तो आप खराब पढ़ रहे। ईयर एंड के बाद रिटर्न का कोई एंट्री नहीं होगा, क्योंकि ईयर एंड के बाद सेल का एंट्री हुआ ही नहीं है, वो सेल रिवर्स हो चुका है। जब आपने सेल का ही एंट्री नहीं लिखा था, रिटर्न का एंट्री क्यों लिख रहे हो? पर ईयर एंड के पहले सेल का एंट्री था, तो रिटर्न का एंट्री आया। आई एम नॉट श्योर आप समझा है क्या? लास्ट, अगर अप्रूव हुआ है तो आप एंट्री लिखेगा, क्या एंट्री लिखेगा? सेल का, ट्रेड रिसीवेबल टू सेल या कस्टमर टू सेल्स। कैजुअली में दिस इज द जर्नी। 1-2 चीजें सम के अंदर आएगा, वो मैं आपको समझा देगा, पर 90% सम यही है अपना, फिक्स है। इट्स अ मैकेनिकल स्टफ। उसके लिए मैंने बोला कि इसका मार्क्स खोना आपका गलती होगा। आपको पता है कि यही होना है,
इसके ऊपर नीचे एक ही केस पॉसिबल है, वो जब सब में आता हूँ बता देगा, बाकी होना यही है। ईयर एंड पे हम लोग जिस दिन इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन मैंने फिजिकली काउंट कर लिया, पर कुछ सामान तो फिजिकली तो नहीं है, पर है तो मेरा ना, तो उसके लिए मैंने अलग से एंट्री पास करते हैं। समझा नहीं? ट्रेडिंग टू इन्वेंट्री क्यों? तो सेल तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो ही रहा है। देखो तुम लोग कंफ्यूज क्या हो रहे हैं, हम तुमको समझा देते हैं। तुम बोलते हम लोग गुड्स परचेज किया, मेरा इन्वेंट्री बढ़ा, यही डाउट है ना आपका। हम सेल किया, मेरा इन्वेंट्री कम हुआ। आप जब परचेज और सेल करते हैं, आप इन्वेंट्री को टच ही नहीं करते। यू राइट अ परचेज का एंट्री, राइट अ सेल का एंट्री, यू डोंट टच योर इन्वेंट्री, बिकॉज वी डोंट वैल्यू द इन्वेंट्री इन द मिडल ऑफ द ईयर, वी वैल्यू द इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर। तो आप मेरा बात समझना, मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है 20 रुपया, 20 यूनिट्स में बात कर रहा हूँ। कितना यूनिट्स है? 20। ये बताए कब का कैलकुलेशन है? लास्ट ईयर का। इसको एक बार छोड़ दो, कैसे आया इसको छोड़ दो, बस मान लो 20 आया, फिर आपने नया खरीदा प्लस परचेज 100 यूनिट, कितना हो गया? माइनस किया सेल, ये परचेज का 100 यूनिट का आपका एंट्री हुआ है। फिर आपने बताया क्या माइनस किया? सेल 90 यूनिट्स, क्या मिल गया आपको? इन्वेंट्री कितना यूनिट्स? अपने इन्वेंट्री ऐसे कैलकुलेट तो कर, ये आपने बुक के रिकॉर्ड से कैलकुलेट किया। एग्री टू एवरीवन? अभी भी नहीं समझा? तो जब आप निकाला तो आपने परचेज और सेल का एंट्रीज को यूज किया कि इतना यूनिट परचेज किया, इतना यूनिट सेल किया और इतना ओपनिंग इन्वेंट्री किया। पर तुम एक बात समझ के देखो, ये इन्वेंट्री जो 30 यूनिट्स आया, ये अकाउंटिंग बुक्स वाइज आया। ये एक तरीका होता है इन्वेंट्री निकालने का। दूसरा तरीका होता है, वी मेंटेन एन एक्सेल शीट कि मेरे गोडाउन में कितना सामान है, दैट इज फिजिकल काउंटिंग, कि गोडाउन में फिजिकली कितना। तो नॉर्मली लोग ये मेथड फॉलो नहीं करते। लोग पता है क्या मेथड फॉलो करते हैं कि फिजिकली गोडाउन में 31 मार्च को कितना सामान है, एंड दिस कैन बी मेंटेन थ्रू एन इजी एक्सेल फाइल। ये अकाउंटिंग एंट्री वाइज कैलकुलेट नहीं करता है, क्योंकि जब हम लोग एंट्री कर रहे हैं तो हम लोग यूनिट्स नहीं लिखते, वी जस्ट राइट द अमाउंट। उसके लिए भी हैव अनदर एक्सेल फाइल, हम तुमको रियल लाइफ समझा रहे हैं। अभी तुमको मेडिकल शॉप पे जाएगा, तुम बोलेगा कि हमको ये मेडिसिन चाहिए एग्जांपल, वो तुमको ना लैपटॉप में सर्च करके बता देगा कि तुम्हारे पास वो मेडिसिन है या नहीं है, सोच के देखो। अभी तुम उसके स्टोर के अंदर इतना सारा मेडिसिन है, हाँ या ना, वो उसका एक एक्सेल फाइल मेंटेन करता है कि डिस्प्रिन का 6 टैबलेट मेरे पास है, इसमें 3 कस्टमर ले गया, तो उसको एक्सेल से तुरंत कम कर देता है, उसका लिंक होता है एक्सेल। वो बेसिकली स्टॉक वैल्यूएशन करता है, स्टॉक काउंटिंग करता है, फिजिकली उसके पास कितना है। तो फिजिकली तो मेरे गोडाउन में 30 यूनिट्स है, पर कुछ यूनिट ऐसा भी तो जो फिजिकली मेरे गोडाउन में नहीं, पर अभी वो मेरा है क्योंकि उसने अप्रूव नहीं किया, उसके लिए मैं उसका एंट्री अलग से करता हूँ, और जो फिजिकली है उसका एंट्री मैं अलग से करता हूँ। मैं 2 एंट्री कर रहा हूँ, एक फिजिकली जो है और एक जो दूसरे के गोडाउन में, पर वो है मेरा। और हम लोग आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे, द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंसाइनमेंट। द नेम ऑफ द चैप्टर इज, अगर आप अपने थोड़े दोस्त लोग से बात करोगे, उन लोगों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है, जबकि मेरे लिए सबसे इजी चैप्टर है। तो उसमें भी ऐसा होता है कि किसी और के गोडाउन में सामान पड़ा हुआ है पर है आपका, उसका भी आप अलग से एंट्री पास करोगे, क्योंकि आप अपने गोडाउन का फिजिकल का अलग एंट्री कर रहे हो और जो दूसरों के गोडाउन में उसका अलग एंट्री कर रहे हो। अभी और दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? तो वी नॉर्मली मेंटेन अ रिकॉर्ड्स कि फिजिकली अपने पास कितना है, और जो फिजिकली नहीं है उसका एंट्री अलग, फिजिकली जो है उसका एंट्री भी ईयर एंड में ही होता है। गोडाउन में जो सामान पड़ा है ना, उसका एंट्री भी कब होगा? एट द एंड ऑफ द ईयर। क्योंकि जब मैं गुड्स खरीदता हूं मैं क्या बोलता हूं? परचेज। जब गुड्स खरीदता हूं तो मैं क्या बोलता हूं? जब मैं गुड्स बेचता हूं तो क्या बोलता हूं? सेल। इन्वेंट्री किधर आया ही नहीं। यू डोंट हैव एनी इन्वेंट्री अकाउंट। वो इन्वेंट्री अकाउंट कब अपीयर होता है अकाउंट्स में? एट द आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, दैट इज राइट इन इन्वेंट्री एंट्री, inventory account debit to trading. This is for the physical stock. And then you pass another entries for all those inventory
which are not with you पर है आपका। अगर समझ जाएगा तो बता दीजिएगा। तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया तो बोल दीजिए। किसी और को कोई कंफ्यूजन है क्या? मैं एक थॉट देता हूँ which will be needing forward as you move forward in this course of CA. Not might be in foundation but might be in inter. अभी मान लो मेरा एक इंश्योरेंस लिया हुआ है। इंश्योरेंस समझते हो? मेरा इंश्योरेंस से क्या चीज का लिया हुआ है कि अगर मेरा गोडाउन में आग लगा, मेरे गोडाउन में क्या हुआ आग, तो जो भी सामान है उसके अंदर वो सबका रुपया इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा। स्टोरी समझा क्या बोल रहा हूं? ये गोडाउन है, अभी इसमें क्या लगा, ठीक है। अभी मैं बैठ के रोऊंगा नहीं, तो दुख तो होता है, गोडाउन जल गया, पर जो इसके अंदर स्टॉक था ना उसका पता क्या लिया हुआ है, इंश्योरेंस। अभी हम इंश्योरेंस कंपनी के पास गया और हम बोला मेरा गोडाउन के अंदर 500 यूनिट्स था, इसका हमको इंश्योरेंस दे दीजिए। अभी तुम जो बोलेगा वो इंश्योरेंस कंपनी अगर मानने लग गया तो हर दूसरे दिन दिवाली होगा, हाँ या ना? तो ऐसे इंश्योरेंस कंपनी नहीं मानेगा। यू नीड टू प्रूव इट। तो आपको परचेज का बिल उसको सबमिट करना पड़ेगा, सेल का बिल सबमिट करना पड़ेगा। आप समझा नहीं अभी भी? अब परचेज सेल का बिल सबमिट करके बोलेगा देखो ये मेरा 500 यूनिट का हिसाब किताब है, इतना का परचेज किया, इतना का सेल, और लास्ट ईयर का अकाउंटिंग रिकॉर्ड से तुम ये बता देगा कि लास्ट ईयर देखो इतना इन्वेंट्री बचा हुआ था जो इस साल है मेरे पास। ठीक है क्या? जब ये इंश्योरेंस कंपनी आपको रुपया देगा ना, ये पता है किस चीज का देगा? जो गुड्स आपके पास फिजिकली गोडाउन में है, ना कि उसका जो सामान आपका है पर पड़ा हुआ है अभी आदित्य पान दुकान के गोडाउन में। उधर आग तो लगा अपने गोडाउन में, अपने बस्ती में आग लगा, और सामान उधर पड़ा हुआ है तो जलेगा कैसे भाई? तुम उसके लिए इन्वेंट्री आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड से निकाले हो, सही है, लेकिन आप ये इन्वेंट्री में अगर बाइफर्केशन नहीं करेगा कि कितना मेरे गोडाउन में, कितना उसके गोडाउन में, तो वो समझ ही नहीं आएगा कभी भी। उसके लिए अलग अलग एंट्री होता है। हम लोग को एक एग्जांपल दिया आग वाला, एज एन ओनर मेरे को भी तो जानना है कि मेरे गोडाउन में कितना इन्वेंट्री है, आदित्य के पास मेरा कितना इन्वेंट्री पड़ा हुआ है। आदित्य जैसा 15-20 पनवाड़ी दुकान होगा, सोच के देखो हम क्या बोलना चाहते हैं। दैट इज व्हाई आप अलग अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो एंड यू पास सेपरेट एंट्रीज। आई होप नाउ इट मेक्स सेंस। थोड़ा सा कोई डाउट, कोई दिक्कत? अभी ये हो गया पढ़ाना, अभी और कुछ नहीं बोलने का, सीधा सम करने का। अभी आपके ऊपर, आपको क्लियर है या नहीं आप ये बता दीजिए। पक्का? तो मैं पीडीएफ निकाल लीजिए, पहला सम से शुरू करेंगे। जब रेडी हो जाएगा तो बता दीजिएगा। बाकी क्वेश्चन आपको बोर्ड पे भी दिख जाएगा। अभी ये हर सम 5 मिनट का है, ये डेप्रिसिएशन नहीं चला, बहुत भारी भरकम कुछ नहीं है इसके अंदर। अब बोर्ड पे देखेंगे सब मेरे साथ साथ। हम रुक रहे हैं, जब रेडी हो जाएगा तो बोलिएगा। पढ़ ले, क्वेश्चन पढ़ता है। सी सेंड गुड्स टू हिज कस्टमर ऑन सेल, और चैप्टर क्लियर हो गया, मतलब एग्जाम में अगर आया तो। द फॉलोइंग टू ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग 2019। ये सारा ट्रांजैक्शन 2019 में हुआ है। क्या क्या हुआ समझते हैं। 15 सितंबर को पता है गुड्स भेजा एट कॉस्ट प्लस 1/33। 1/3% का मतलब होता है 1/3। 33 1/3% का मतलब होता है, मतलब मैं पता है क्या करता हूं, मैं गुड्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में बेचता हूं। व्हाट इज द प्रॉफिट गाइस? 1/3 ऑन
So it will be सेल्स को अगर मैं आईपी लिखूं तो चलेगा क्या? अभी भी आप नहीं समझा? तो एक बात बताओ, मैंने ये गुड्स कितना रुपया का भेजा? सुनाई नहीं दिया? 1 लाख इज नॉट द कॉस्ट, इट इज आईपी। नहीं समझा? कुछ पूछता तो बोलो तो सही। कितना का सामान भेजा? जिस दिन भेजा उस दिन क्या मानेंगे? कैन यू गाइस गिव मी द एंट्री? ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल। कितना रुपया? 20 अक्टूबर को गुड्स पता है क्या हुआ है? कितना रुपया का? 40। अब रिटर्न का एंट्री करोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 40। 1 लाख में से 40 वापस आ गया। परफेक्ट। नेक्स्ट, नवंबर 25, रिसीव लेटर ऑन अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर। अप्रूवल हो गया, नो एंट्री, क्योंकि सेल का एंट्री आपने 15 सितंबर को ऑलरेडी पास कर लिया था। December 31st, I think this is the year end मेरे को लग रहा है। गुड्स विद द कस्टमर्स अवेटिंग अप्रूवल, कितना रुपया का? याद रखिएगा 20,000 इज एट सेलिंग प्राइस। अब इसमें रिवर्स एंट्री पास करेगा, बताओ एंट्री। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 20,000 20,000, और एक एंट्री होगा इन्वेंट्री का। ठीक है क्या? एंट्री समझ आ गया? अभी आगे पढ़ते हैं। सी रिकॉर्ड्स द सेल और रिटर्न ट्रांजैक्शन एज व्हाट सेल्स। मतलब पता है ये कौन सा मेथड हो गया? कैजुअली। हम बोला था तुमको हिंट देगा इन लोग। कौन सा मेथड है? कैजुअली। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी इन द बुक्स ऑफ सी, assuming that the accounting year closes on 31st December is the end of the year। इस दिन आपको अपने को जर्नल पास करने का, क्या भी निकाल सकते हो, सम कर सकते हो खुद से। कोशिश करता है, ट्राई करो, देखते हैं क्या होगा। एक सेकेंड, ईयर एंड के बाद क्या हुआ उसका नहीं बोला, मतलब सम पता है खाली कब तक का करना है। ईयर एंड, ईयर एंड के बाद रिटर्न हो रहा है या अप्रूवल हो रहा है, उसका कोई भी एंट्री करने का जरूरत, क्योंकि उन्होंने कुछ बोला नहीं। इज दिस ओके गाइस? करिए 31 दिसंबर तक का एंट्री करना, ट्राई करिए।
आप लोगों को एंट्रीज ट्राई करने के लिए बोला था, किया नहीं किया? चलिए अभी मैं करता हूँ, अब एक बार देखिएगा ढंग से कि आपको क्लियर है या नहीं है। डेट्स वेट्स लिखना पड़ता है एग्जाम में, तो हम डेट्स के साथ ही करेगा सम, ठीक है। तो जब मैं वापस इसको रिवीजन कराऊंगा तब मैं खाली एंट्रीज रिवाइज कराऊंगा फटाफट, तब मैं डेट वेट नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो अभी आप डेट पे ढंग से देख लीजिएगा। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, ये क्या नाम है इसका बिजनेस का? इन द बुक्स ऑफ सी। अपने को सीई के बिजनेस के बुक्स में क्या पास करने का है? जर्नल एंट्री। सबसे पहला तारीख क्या है अगर आप इसका बता सकते हैं तो? 15 सितंबर। तो पहले तो ईयर लिख लेते हैं, व्हाट इज द ईयर गाइस ड्यूरिंग 2019। तो ऊपर में मैं कॉमन ईयर लिख लेता हूँ, व्हाट इज माय कॉमन ईयर गाइस 2019। तो मैं डेट कॉलम में कॉमन ईयर पहले ही लिख लूंगा व्हिच इज 2019। फिर 4 डेट्स दिया हुआ है, 15 अक्टूबर, 15 सितंबर, अक्टूबर 20, 25 नवंबर, दिसंबर 31, व्हिच इज द एंड ऑफ द ईयर। तो आप ऊपर में लिखोगे जर्नल एंट्रीज व्हिच इज इन द बुक्स ऑफ सी। अभी पहला डेट क्या है गाइस अगर आप बता सकते हो तो? ऊपर में कॉमन डेट लिख लिया 2019। अभी गुड्स आर सेंड कैजुअली बोले ही गए हैं, और जब पहली बार आपने गुड्स भेजा है, ठीक है, सेंड गुड्स टू से कस्टमर्स ऑन सेल्स और रिटर्न रिसीट कॉस्ट प्लस 33 1/3%, 1/33 1/3% इज 1/3 ऑन कॉस्ट। तो हमने कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़ के बेचा है, जिस दिन भेजा है गुड्स उस दिन आप इसको क्या मानोगे? सेल्स। तो अब ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नॉट श्योर आप लोग ने किया या नहीं किया, किया है क्या आप लोगों ने? कितना रुपया बन गया गाइस? अभी कंफ्यूजन है, डाउट है तो बोलने का है भाई लोग। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? 15 सितंबर का नेक्स्ट डेट क्या है गाइस? अक्टूबर 20। द गुड्स आर रिटर्न बाय द कस्टमर 20th अक्टूबर। अभी एंट्री क्या होगा? सेल्स रिटर्न का होगा, तो हम लोग लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। 1 लाख में से कितना का गुड्स रिटर्न आ गया गाइस? 40,000। दिस विल ऑल्सो बी एट सेलिंग प्राइस। जब सेल सेलिंग प्राइस पे तो रिटर्न भी सेलिंग प्राइस पे होता है, ये तो बेसिक है। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? अभी तुम्हारा 25 नवंबर को अप्रूवल हुआ है, यस या नो? उस दिन कुछ भी एंट्री करने का जरूरत। अब लास्ट आएगा 31 दिसंबर विच इज द एंड ऑफ द ईयर। इस दिन कितना का अप्रूवल नहीं मिला है अभी तक? फिर आंसर नहीं आया। क्या मैं इस विचार को सेल मान सकता हूँ? पर मैं इसको सेल मान के रखा हूं कौन से तारीख को? फिर 15 सितंबर। तो मैं इसको रिवर्स करूंगा और मैं एंट्री लिखूंगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। ये तो सेलिंग प्राइस पे हो गया, रिवर्स कर दिया। और इसी डेट पे एक एंट्री और होगा, इन्वेंट्रीज विथ, किसके पास है ये इन्वेंट्री? विथ कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो बोलो इतना समझ आया या नहीं आया? हम रुका हुआ है आपके लिए, क्लियर है तो हाँ बोलिएगा। अभी जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड होगा, ये कितना रुपया का गुड्स अभी उसके पास पड़ा हुआ है? 40 का अप्रूव हो गया, 40 का रिटर्न हो गया, 40 का अप्रूव हो गया, 20 पड़ा हुआ है। 20,000 इज नॉट एट कॉस्ट, इट इज एट सेलिंग प्राइस। ये हमको तो पता है ना, इट इज एट आईपी। पर मैं इन्वेंट्री को आईपी पे कैसे लिख सकता हूँ भाई? मैं क्या चीज पे लिखूंगा? कॉस्ट। अभी तो मार्केट प्राइस तो लोअर का बात नहीं हुआ, तो हम लोग इन्वेंट्री क्या चीज पे लिखेंगे? कॉस्ट। अभी तुम समझो 20,000 इज द सेलिंग प्राइस। जब मैंने गुड्स भेजा था मैंने प्रॉफिट जोड़ के भेजा था, प्रॉफिट वाज 1/3 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन आईपी। अभी आईपी कितना तुम हमको बोल दिया ऑलरेडी, 20,000 इंटू 1/4
5,000, प्रॉफिट छुपा हुआ है 20,000 के अंदर, जो मेरे को तो पता ही है और उसको नहीं पता, आदित्य को नहीं पता, मेरे को तो पता ही है। और ये मैं अपना बुक्स बना रहा हूं, मैं अपने बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक 20 पे कैसे लिख सकता हूं, क्योंकि प्रॉफिट अभी तक मैंने कमाया उसके लिए ये मैं कितने रुपया में लिखूं, विच इज एट व्हाट प्राइस, कॉस्ट। पर वो बोलता अगर मार्केट प्राइस 12,000 होगी तो मैं 12 पे लिखूं, पर अभी तो कुछ नहीं बोला, तो मैं एज्यूम करूंगा मार्केट प्राइस अभी भी 20,000 है, पर इसका कॉस्ट कितना है, 15,000। अभी भी आप नहीं समझे। अभी जो इन्वेंट्री का नाम, इसका पूरा नाम हर सब में नहीं लिखेगा, बहुत बड़ा नाम है, एक बार लिखने में अच्छा लगता है, एग्जाम में आपको एक ही बार लिखना, पर यहाँ तो भी बार बार लिखना, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब देख लीजिए आपको क्लियर है या नहीं है। अभी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। आफ्टर 31st दो चीजें होंगी, या तो रिटर्न या अगर आफ्टर 31 दिसंबर रिटर्न होगा तो नो एंड, क्योंकि आपने सेल किया ही नहीं है, रिवर्स हो चुका है, और अप्रूवल हुआ तो सेल का एंट्री होगा। सेल का एंट्री विल बी एट 20,000 एट द सेलिंग प्राइस। तो ये आपको डाउट है तो पूछो। जितना लोगों ने पूरा सम राइट किया था खुद से, इट शुड गिव यू कॉन्फिडेंस कि आपका राइट हुआ है, आपको आ गया है, क्लियर है। 15 पे रिकॉर्ड करने का है, कितना पे रिकॉर्ड करने का है, 15, क्योंकि इट विल बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। अब ये आगे बढ़ेगी अपन, पक्का? चलिए आ जाइए। तो इलस्ट्रेशन 1 में डन मानता हूँ गाइस। अभी इलस्ट्रेशन 2 में चल दे। सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से, जब रेडी हो जाएगा तो बता दीजिएगा। आपसे पूछ रहे हैं हम, अमित रन्स एन ऑनलाइन स्टोर। तो बिजनेस सेल और गुड्स और रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस ऑनलाइन में बहुत होता है। अमित रन्स एन ऑनलाइन स्टोर wherein the goods are casually sold on sale or approval basis। जैसे आप ये पढ़ाओ, समझ गया, मेथड 1 है, जर्नल पास करने का है। Are you guys with me? The following is the information provided to you during 2020। क्या इंफॉर्मेशन देखते हैं? Feb 10 को सेल ऑन अप्रूवल बेसिस 25% ऑन, मतलब प्रॉफिट का मार्जिन है ऑन आईपी लिखना ठीक है क्या अपने लिए? अभी अप्रूवल बेसिस में अपन ने कितना गुड्स भेजा है? आंसर नहीं आया। अब मैं कुछ लिखने वाला, ये मिस हुआ है, टाइप होना। ये 1,20,000 एक्चुअली आईपी नहीं है, ये 1,20,000 पता है क्या है? कॉस्ट। अरे एग्जाम में बता रहा है आपको, 1,20,000 इज नॉट द आईपी, इट इज द कॉस्ट। और हमको दिक्कत है, जब मैं सेल लिख रहा हूं, मैं कॉस्ट पे क्यों सेल लिखूंगा? मैं क्या चीज पे लिखूंगा? आईपी। तो 1,20,000 इज कॉस्ट। कॉस्ट का परसेंटेज देखो यहाँ लिखा हुआ है मेरा, 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 4 into 1,20,000 is 30, तो आईपी इज 1,50,000। अरे मैं जो गुड्स भेज रहा हूँ उसका कॉस्ट है 1,20,000, पर मैं तो उसको कॉस्ट पे नहीं भेजूंगा ना। अभी बोले कॉस्ट कैसे बता रहे? लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि जो गुड्स भेजा उसका कॉस्ट 1,20,000 है। वेट कर रहा है आप लोग का, क्लियर है तो हाँ बोल दीजिएगा। तो कॉस्ट 1,20,000 मैं इसका क्या निकालूंगा? आईपी। गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर 80,000, इस पे कॉस्ट नहीं लिखा हुआ है, तो ये आईपी पे ही है। मतलब 1,50,000 में से कितना का रिटर्न आ गया? तो सेल रिटर्न का एंट्री करना आता है सबको। गुड्स फॉर विच अप्रूवल वाज गिवन बाय द कस्टमर्स 40, इसका नो एंट्री। और तुम हिसाब किताब जोड़ो ना, 80 + 40 1,20,000। और अभी लास्ट में क्या बोला हुआ है? गुड्स विद कस्टमर्स अवेटिंग 31 मार्च विच इज मोस्ट प्रोबेबली द एंड ऑफ द ईयर। कितना अवेटिंग अप्रूवल? तो 80 + 40 + 30 कितना? 150। ये 30,000 क्या चीज पे? आईपी, आईपी, आईपी। पर इन्वेंट्री विल नॉट बी वैल्यूड एट आईपी, इट विल बी वैल्यूड एट। अब लोग आंसर नहीं करते हमको। हमने जो गुड्स भेजा, गुड्स जो भेजा वो कितना रुपया का है? 1,50,000 बोलता है। अप्रूवल 40, इसका नो एंट्री। रिटर्न, इसका सेल्स रिटर्न का एंट्री। कितना का अप्रूवल बचा हुआ है? इस चीज को मैं सेल मान के रखा था। रिवर्स, इन्वेंट्री का एंट्री,
at its cost. So 31st March is your year end. अब पढ़ो आगे क्या बोले. All the above goods are sold ordinarily in the course of online business. Considering that he closes his book on 31st March, you are required to pass entries in the books of Amit to record the above transaction. Note, additionally, it has been provided that on 15th April, the customer have rejected the goods for which approval has been pending on 31st March. No entry. 15th April को जब वो एंट्री वो बोल रहे हैं कि हम इस गुड्स को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो कोई एंट्री पास करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेल रिवर्स कर दिया था 31st मार्च को. लोग क्यों नहीं समझ रहे, आपको नहीं पता. डिसअपॉइंटेड थॉट था. एक बार वापस पूछते आप आंसर करोगे. जिस दिन मैंने गुड्स भेजा उस दिन क्या एंट्री होगा? एंट्री बोलते 1,50,000 पे होगा, 120 पे, क्योंकि 1,20,000 इज द कॉस्ट. ये मैंने आपको बताया. फिर रिटर्न आया, एंट्री सेल्स रिटर्न टू कितना रुपया? 80. फिर अप्रूवल का, फिर जो कस्टमर अभी तक अप्रूव नहीं किया है एंड ऑफ द ईयर, उसको रिवर्स करना पड़ेगा. सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल 30/30. इन्वेंट्री टू ट्रेडिंग एट इट्स कॉस्ट. कॉस्ट विल बी 24,000. 1/5 लगेगा इसके ऊपर क्योंकि आईपी पे है. 1/5 और 30,000 इज 6,000. 24,000 पे रिकॉर्ड हो गया इन्वेंट्री. अब आफ्टर 31st December व्हाट इज द नेक्स्ट डेट? उस दिन गुड्स रिटर्न आया है जिसका एंट्री करने का जरूरत, क्योंकि मैंने 31st मार्च को ऑलरेडी सेल हटा दिया. अगर अप्रूव होता तो सेल का एंट्री होता 30,000 पे. और बताओ, ये कर सकता है या नहीं कर सकता? करो ट्राई. ट्राई करने बोला हूँ.
ये आप लोगों को हुआ गया सब? एंट्रीज का बात कर लेते हैं फटाफट से। एंट्री पास किया आप लोगों ने? सबसे हुआ? सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ, इसका बुक्स है गाइस, इन द बुक्स ऑफ अमित जर्नल एंट्रीज। पहला एंट्री हम लोग पास करते हैं गाइस, रेडी है आप लोग? डेट क्या होगा पहला एंट्री का? 10/2/2020। ठीक है, अभी बताओ पहला एंट्री क्या पास करेंगे, बोलो मेरे साथ साथ। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अभी ये जो ट्रेड रिसीवेबल है गाइस, ये कितना रुपया पे, अगर आप बता सकते हैं तो? 1,20,000। बोलेगा नहीं तो कैसे पढ़ाएगा? 1,20,000 विच इज क्या है इसका कॉस्ट? हमको सुनाई नहीं दिया। कॉस्ट वी नीड टू ब्रिंग इट टू इट्स आईपी, तो हम लोग ब्रैकेट में लिख के दिखा देते हैं 1,20,000 प्लस कॉस्ट पे 1/3 था ना, या 1/4 था ना, तो प्लस क्या करेंगे 1/4 इंटू 1,20,000। तो 1/4 of 1,20,000 is 30,000, तो 1,20,000 प्लस 30,000 कितना हो जाएगा गाइस? Is this okay for everyone? So trade receivable account debit to sales 1,50,000। तो वापस रिपीट करने का, यहाँ तक क्लियर है? अभी नेक्स्ट क्या कौन सा डेट है गाइस? 20th Feb। इस दिन गुड्स क्या हुआ अगर आप लोग बता सकते हैं तो? रिटर्न। चलो इस दिन का एंट्री बता दो, बहुत बढ़िया लगेगा। सेल्स रिटर्न, एनर्जी नहीं है क्लास के अंदर, चलो बोलता है गाइस। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बोलो। थैंक यू। कितना रुपया? यहां तक आपको क्लियर है? अभी अप्रूवल किस डेट पे मिला है? 15 मार्च को 40,000 अप्रूव हो गया है, इसका कुछ भी एंट्री करने का जरूरत। अभी हम लोग कौन सा डेट पे चला जाएगा? ईयर एंडिंग। मैंने गुड्स भेजा था 1,50,000 का सेलिंग प्राइस पे, 80 का सेलिंग प्राइस का रिटर्न हो गया, 40 का अप्रूव हो गया, कितना का बच? 30,000 सेलिंग प्राइस का गुड्स अभी भी उसके पास बचा हुआ है, जिसपे ना ही अप्रूवल है, ना ही रिटर्न है, ना ही स्टिपुलेटेड टाइम एक्सपायर हुआ है, पर मैं उसको सेल मान के रखा हूं, जो एंड ऑफ द ईयर सेल मानना नहीं चाहिए था। तो मैं इसको अभी क्या करूंगा अगर आप बता सकते हो तो? रिवर्स। ऑन विच डेट गाइस? थैंक यू। 31 मार्च को मैं क्या एंट्री लिखूंगा अगर आप बता सकते? सेल्स अकाउंट डेबिट टू, कितना अगर आप आंसर कर सकते हो तो? अभी एक और एंट्री पास होगा क्योंकि ये गुड्स उसके गोडाउन में है, पर है तो हमारा। एंट्री इन्वेंट्री विथ कस्टमर्स ऑन, क्या लिखेंगे? सेल और रिटर्न अकाउंट। हम डॉट 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 दे रहा है टू वर्ड गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट। अभी मेरा दिमाग में डाउट ये है कि 30,000 आईपी पे है, लेकिन इन्वेंट्री तो आईपी पे नहीं होगा मेरा भाई, तो मैं करूंगा 30,000 माइनस 1/5 इंटू 30,000, 6,000 रुपया माइनस हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? कोई डाउट, कोई दिक्कत? अभी एक डेट और दिया हुआ है विच इज 31 मार्च के बाद। अभी तुम बताओ, इसने गुड्स रिटर्न किया तो कोई एंट्री करने का जरूरत है? तुम लोग लिख देते हैं, देयर इज नो नीड टू there is no need to pass entry for return of goods on कौन सा डेट गाइस? On 15th April, as they have already been reversed, as have already been reversed, कौन सा डेट पे रिवर्स हो गया है? Is need to pass entry for the return of goods on 15th April as have already been reversed on 31st March 2020. Perfect. हाँ, क्या लग रहा है? क्लियर है नहीं है? क्लियर? आंसर नहीं आया? श्योर? आगे बढ़े अपन।
दो सम पूरा क्लियर है, मेथड पूरा क्लियर है। I'm moving forward to illustration number 3. आगे बढ़े, अपन रीड करें अभी क्वेश्चन। मिस्टर कुमार सेल्स गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, कैसे गाइस? कैजुअली। He has sold goods worth कितना रुपया? 1,50,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट होगा, ऑब्वियस सा बात है। ये क्या होगा गाइस? प्रॉफिट ऑफ 33 1/3% ऑन व्हाट गाइस? सेल। मतलब मैं बोल सकता हूं इट इज 1/3 ऑन सेल, 1/2 ऑन कॉस्ट। अभी तुम ध्यान नहीं देगा तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर कुमार, प्लीज ध्यान देने का। मिस्टर कुमार सेल गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस कैजुअली। ही हैज सोल्ड गुड्स वर्थ कितना रुपया गाइस? at a profit of 1/3% on sale. That is 1/3 on sale, so 1/2 on cost, और ये obviously selling price पे, which has been awaiting approval from the customers as on the date of closing the books. तो on the date of closing the books तक कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, ना ही कोई रिटर्न, ना ही कोई अप्रूवल। After the expiry of the period, the customers have accepted goods equivalent to 75% of the cost of the goods. In short, 75% approve हुआ है after the year end, and the rest were considered to be, तो जो rest reject हो गया है ना, इसका एंट्री करने का जरूरत, पर जो अप्रूव हुआ है उसका करने का जरूरत है। You're required to show the necessary journal entry as on the date of closing the books and the entries after the expiry of the period. क्या यहां तक का क्वेश्चन क्लियर है क्या? मतलब आपसे जर्नल एंट्री पास करने बोल रहा है, पता कौन सा डेट पे? जिस डेट पे बुक बंद होगा एंड उसके बाद का, मतलब पता वो कब का जर्नल नहीं मांग रहे, जिस दिन गुड्स भेजा है। अब क्वेश्चन नहीं समझा तो आप एक वैसे बात बताओ, जिस दिन गुड्स भेजा उस दिन क्या एंट्री लिखा होगा? एंट्री बोलो ना प्लीज। उसे वो एंट्री आप ऐसा मानो कि हो चुका है, आपको करने का जरूरत अभी ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग द बुक ये गुड्स अप्रूव नहीं हुआ है, फिर आंसर नहीं क्या है? ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग द बुक्स क्या ये गुड्स अप्रूव हुआ है क्या? आपको सेल को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। कैन यू गाइस गिव मी एन एंट्री प्लीज? सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 1,50,000 1,50,000, और एक एंट्री होगा इन्वेंट्री टू ट्रेडिंग एट द कॉस्ट प्राइस व्हिच विल बी 1,00,000, फिर आंसर नहीं किया। अब आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड 75% हैज बीन अप्रूव्ड, तो उसका क्या एंट्री लिखना पड़ेगा? सेल। 1,50,000 का 75% का आप सेल का कर लेना। कभी भी नहीं समझे? नहीं, 1,50,000 का नहीं होगा। 75% ऑफ द क्या बोला है? कॉस्ट। 1,00,000 का 75% अप्रूव हुआ है, ठीक है क्या? 75,000 का सेल हुआ है, 75% ऑफ द व्हाट गाइस? कॉस्ट। He has accepted goods equivalent to 75% of the cost. What is the cost? 1,00,000। 1,00,000 का 75% is मतलब 50% of the IP, इक्विवेलेंट टू 75% ऑफ द कॉस्ट का मतलब है उसने 75,000 का अप्रूव किया, 75,000 का रिजेक्ट किया एज पर आईपी। अरे उसको आईपी वही पता है, तुम अपने भाषा में बोला है इट इज इक्विवेलेंट टू 75% ऑफ द कॉस्ट, मतलब इट इज एक्चुअली 50% ऑफ द आईपी व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 75% ऑफ द कॉस्ट। समझा नहीं हो क्या बोलना चाह रहा है? कोई बोल रहा है कि सामान पता है मैंने 1,00,000 कॉस्ट का भेजा एट एन आईपी ऑफ 1,50,000, उस 1,50,000 में से एक भी अप्रूवल नहीं आया ऑन द डेट ऑफ रिटर्न, ऑन द डेट ऑफ ईयर एंड। आई रिवर्स्ड इट, आई मेड एन एंट्री ऑफ इन्वेंट्री आल्सो। अभी भी नहीं समझा? इसके बाद भी किस्सा खत्म नहीं हुआ है, अब समझा नहीं? रुको, पहला एंट्री ट्रेड रिसीवेबल टू सेल 1,50,000 पे होगा,
पर ये एंट्री आपको करने का जरूरत, इसका रिवर्सल आपको करने का जरूरत। तो रिवर्सल एंट्री सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल 1,50,000 रिवर्स हो गया। इसके बाद इन्वेंट्री का एंट्री, इन्वेंट्री टू ट्रेडिंग एट द कॉस्ट 1,00,000। अभी ईयर एंड के बाद अप्रूवल आया तो उसका एंट्री होगा। रिटर्न का एंट्री, अभी जो अप्रूवल आया ना, इन लोग क्या बोला देखो, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड द कस्टमर हैज एक्सेप्टेड गुड्स इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट वन का मतलब होता है, इस टर्म्स में बोल रहा है, इक्विवेलेंट टू 75% ऑफ द कॉस्ट। तो व्हाट वाज द कॉस्ट? 1 लाख का 75% अप्रूव हो गया तो 75,000 का सेल हो गया, और जो बचा 25% ऑफ द कॉस्ट, 25,000 इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड 75,000 इन टर्म्स ऑफ आईपी, वो अप्रूव नहीं हुआ क्योंकि इसने 50% ऑफ आईपी को अप्रूव किया, 50% ऑफ आईपी को रिजेक्ट किया। रिजेक्ट का कोई भी एंट्री नहीं किया। अब समझा नहीं? अभी भी जो सेल हुआ है ना, उन लोग 75% ऑफ द कॉस्ट बोला है, मतलब कितना रुपए का सेल हुआ है? 75,000 आउट ऑफ 1 लाख, मतलब 50% of the IP. That is the use the word equivalent to 75% of the cost, which is basically 50% of the IP. अब अभी भी नहीं समझा? क्योंकि कॉस्ट में 25% प्रॉफिट जोड़ के बेचता हूँ ना, तो अगर वो 75% ऑफ कॉस्ट बोल रहे हैं तो मेरा आईपी के टर्म्स में इट इज बेसिकली 50%। अरे भाई अभी भी नहीं समझा? पक्का कर पाएगा आप लोग? करिए। काम करो ना, हम करते हैं। हम रुको ना एक सेकेंड, रुकने कहा। एंट्री कौन सा रेट पे पास करने का अपने को, अगर आप बता सकते हैं? क्लोजिंग डेट, डेट तो बोला नहीं है ना इन लोग। अभी पहला एंट्री क्या होगा अगर आप हमको सीधा बता सकते हैं तो? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। प्लीज आप आगे मत बढ़ना, ये तो आपको लास्ट वाला चीज गलत करेगा। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल बोलिएगा कितना? अभी एक और एंट्री क्या होगा अगर आप बता सकते हैं? इन्वेंट्री विथ कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट टू व्हाट गाइस? ट्रेडिंग। ये भी क्लोजिंग डेट पे होगा, पर ये होगा वैल्यूएशन 1,50,000 माइनस 1/3 इंटू 1,50,000। कितना गाइस? अब इसके बाद सबको रुकना है। हाँ रुका हुआ है। हाँ अभी देखने का, ध्यान से सुनने का। आफ्टर द क्लोजिंग डेट, आफ्टर द क्लोजिंग डेट में ना जो रिटर्न हुआ है उसका कोई भी एंट्री पास, बिकॉज उसका सेल रिवर्सल हो चुका है। अब सुनेगा नहीं, अब कांड करेगा। अभी अपन को कितने का करने का, ये बात करने का, देख लीजिए। बोल रहे हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड द कस्टमर हैज एक्सेप्टेड गुड्स इक्विवेलेंट टू 75% ऑफ द कॉस्ट। 75% ऑफ द व्हाट गाइस? कॉस्ट। अभी मेरे भाषा में व्हाट वाज द कॉस्ट गाइस, अगर आप लोग बता सकते हैं तो? 1 लाख का 75% कितना? इतना का इन लोगों ने क्या कर लिया है? अप्रूव, विच इज व्हाट प्राइस? कॉस्ट प्राइस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अभी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? सर इन्होंने जब ये सोल्यूशन किया ना, उन्होंने ये 50% ऑफ आईपी नहीं लिया था, इसको हम एक बार हटा देते हैं।
75% ऑफ द कॉस्ट का मतलब अगर आप मेरे को बता सकते हैं तो प्लीज। 75% ऑफ व्हाट गाइस? 1 लाख। 1 लाख इज द कॉस्ट जो मैंने अभी अभी निकाला था व्हेन आई कैलकुलेटेड द इन्वेंट्री। यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछिएगा। अभी 78,000 कॉस्ट पे पता मैं क्या जोड़ लूंगा? प्रॉफिट, क्योंकि मैं सेल कर रहा हूँ। तो 1/2 ऑन कॉस्ट, तो 75% पे 1/2 जोड़िए ना, कितना आएगा? तो कितना आ गया टोटल? 1,12,500। बेसिकली इतना का सेल किया। मतलब इन्होंने क्या किया, जो मुझे मेरे लिए तो बहुत ही वियर्ड है ये चीज, क्योंकि इन्होंने बोला इक्विवेलेंट टू 75% ऑफ द कॉस्ट, तो मेरे को लगा 75% ऑफ 1 लाख इज 75,000, इतना का किया। पर जब इन लोगों ने जो सोल्यूशन किया, इसमें क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों ने 1 लाख का कॉस्ट अपने हिसाब से निकाला है, उसके हिसाब से विल बी बेसिकली नथिंग बट 1,50,000 का 75%, जो उसका कॉस्ट है। मेरे लिए कॉस्ट कितना है? 1 लाख। इन लोग इसका नहीं बोल रहे, उसका कॉस्ट कितना है, उन लोग उसी का 75% का। और हम क्या सोच रहा था कि मेरा कॉस्ट का 75% करने का। अब समझा नहीं हम क्या बोल रहे हैं? दी कस्टमर एक्सेप्टेड गुड इक्विवेलेंट टू 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। ये कॉस्ट ऑफ द गुड्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोला इन्होंने? कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कस्टमर के लिए कॉस्ट कितना था? या तो आप इसका करो, और अगर आप 1 लाख का कर रहे हो तो फिर आप प्लस क्या कर दीजिए? प्रॉफिट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो अब इन्होंने किस दिन ये एंट्री पास की, अगर आप हमको ये बता सकते हैं तो? आफ्टर द क्लोजिंग डेट। इन्होंने बताया क्या चीज का एंट्री पास किया होगा, अगर आप बता सकते हैं तो? सेल्स का। व्हाट एंट्री विल बी पास्ड गाइस? ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल। इसका कैलकुलेशन देखिए, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। 2 ऑप्शन है अपने पास रुकने का। पहला है 1 लाख का कॉस्ट का कितना परसेंट? 75%। सॉरी, इक्वल टू कितना परसेंट का? 75% ही बोला था ना। तो 75,000 मेरा कॉस्ट का प्लस प्रॉफिट 1/2 ऑफ 75,000। ये एक रास्ता है। और सीधा सीधी उसका कॉस्ट कितना रुपया है, उसका कितना परसेंट? 1,12,500 आउट ऑफ कितना? 1,50,000। अभी आप समझा नहीं समझा तो भूलने का है। तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल 1,12,500। अभी कितना रुपए का गुड्स रिटर्न आया एक्चुअली? 37,000। मैं ये सोच रहा था कि इक्विवेलेंट बोला इन्होंने, तो इन्होंने 1 लाख का 75% निकाला विच इज 75,000। वो आईपी का ही समझ रहा था, पर इन्होंने बोला कि जो कॉस्ट है वो इनका कॉस्ट के हिसाब से लीजिए, या फिर अगर आप अपना कॉस्ट रहे तो आप क्या जोड़िए? प्रॉफिट। मतलब इन लोग ने सम किया उनके ही कॉस्ट के हिसाब से। मतलब इन लोग ऐसे जब भी सम करेगा, इन लोग उनका ही कॉस्ट पे लेके सम करेगा, अपना कॉस्ट पे सम नहीं करेगा। आई होप यू रिमेंबर दिस पॉइंट। फिर आपको एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा, देयर विल बी नो एंट्री पास, जो लास्ट सम में लिखा था। There is no need to pass entry for the return of goods after the expiry period, as they have already been reversed at the end of the year. लिख दे नोट। There is no need to pass, लिखना ना please. There is no need to pass entry. There is no need to pass entry. There is no need to pass entry on the return of the goods. There is no need to pass entry on the return of the goods, as they have already been reversed on the closing date. As they have already been reversed on the closing. अभी आपको बोलने का कि ये क्लियर है या नहीं है? श्योर है आप लोग? इलस्ट्रेशन 4 होमवर्क ले लीजिएगा प्लीज। जो होमवर्क दे रहे हो करके आना ट्राई, होगा या होगा नहीं होगा बाद में देखेंगे कल। इलस्ट्रेशन 4 होमवर्क में लीजिएगा।
इलस्ट्रेशन 19 होमवर्क में ले लीजिए। मैंने 2 सम आप लोग को होमवर्क में दिया, कौन सा गाइस? 4 और 19। यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आप लोग क्लियर है तो बताइएगा। कितना सम्स किया हम लोगों ने? 3, और 2 सम आपको होमवर्क में ट्राई करके आने के लिए बोला है, which is 4 and 19. I want you guys to listen. इसके लिए भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी सेल रिकॉर्ड कर ही लिया था उस डेट पे, तो इसके लिए नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। गाइस 1 2 3 हम करवाया है, 4 और 19 होमवर्क दिया, प्लीज ट्राई करके आइएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।